Guys, can you hear me? नहीं? आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? मतलब मेहनत करवाने वाले हो। गाइस ऑनलाइन तुम लोग ज्वाइन हुए? तुम लोगों को लिंक मिला? एक बार प्लीज चेक करोगे वी स्मार्ट के वेबसाइट पे, चैनल पे? कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? हाथ उठाओ एकदम शिद्दत से। हाँ, मेरे को थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। कौन कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? मैडम, कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? उधर किसी को हाथ उठाना है? उठा ले, दो सेकंड तो उठा ले। ओ माय गॉड, खड़े हो जा फिर। तो आवाज ब्रेक हो रही है ना? तुम लोगों को तो मैंने पकड़ा ही था। कितनी बार सुनोगे बे नालायको? क्या हुआ था सर कल? नीचे करो हाथ। क्या हुआ था? नहीं नहीं, जो लोग नहीं आए थे उनका क्या हुआ था? क्या तकलीफ थी जिंदगी में? क्या तकलीफ थी कल? जय, अच्छा तो एक लेक्चर हल्का था क्या? मुंबई से? किधर से? कि मॉडल कॉलोनी से? तो कौन बोला मॉडल कॉलोनी में जाके रहना? इधर बाजू में हॉस्टल ढूंढने का ले लिया तो मतलब अब संडे क्लास ऑनलाइन है? ऑनलाइन लिए? सब लिए? अच्छा, कौन कौन कल की क्लास नहीं आया बट अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन नहीं ले पाया? तू करता क्या है भाई? आज तक किसी अच्छे चीज में हाथ उठाया है तूने? हाँ? होमवर्क किया? नहीं। पढ़ाई किया? नहीं। कर क्या रहा है फिर? क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, जो लोग नहीं आए थे वो तो छोड़ दिया। आपने हाथ भी नहीं उठाया? तो ऐसे कौन हाथ उठाता है छुपा के? Okay guys, thank you. A lot of people wishing online. Thank you. Thanks a lot for the wishes. Guys, as Teachers Day hai, right? Let me take this moment to thank you my teachers. Guys, I think वो एक saying है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है। वैसे तो बहुत बड़ा मतलब है, पर मेरे लिए उसका मतलब इतना ही है, मैं जो भी हूँ आज अपने गुरु के वजह से हूँ। और गुरु मतलब वो नहीं होता जो तुमको लॉ पढ़ाता है या जीएसटी पढ़ाता है। गुरु मतलब वो होता है जो जिंदगी में तुमको कुछ भी सिखाता है। तुम्हारे को पता है तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा। ठीक है? सो आई पर्सनली every day I aspire to become like my dad, because he is that one person that I look up to कि बॉस बनना है ना ऐसा बनो। अचीवमेंट सक्सेस सब एक तरफ, लेकिन एक होता है इंसान, कैरेक्टर। तुम कैसे ह्यूमन बीइंग हो, तुम जब स्ट्रेस में आते हो तुम कैसे डील करते हो, तुम जब तुमको देर विल बी लॉट ऑफ मोमेंट्स व्हेन लाइफ थ्रोज यू डाउन, राइट? देर विल बी लॉट ऑफ मोमेंट्स व्हेन लाइफ थ्रोज यू डाउन, बट every time that happens, how do you get up? How do you challenge it? I have every time learned it from my dad. मैंने उनको बहुत बार देखा है। हमने घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, फ्रॉम एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम मनी टू हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग, बट आई हैव सीन हाउ
स्ट्रॉन्ग फेसेस ही होल्ड्स, राइट? सो अपने मम्मी पापा जो होते हैं वो सबसे बड़े टीचर होते हैं. उसके अलावा टीचर वो नहीं जो तुमको सीए बनाते हैं, वो भी जो तुमने 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में वो जो टीचर होते थे जो घर के क्लास के बाहर निकाल देते थे, गेट आउट, नीचे बैठा देते थे, ये सारे टीचर्स हैं जो ग्रेजुअली आपको एज अ पर्सन बिल्ड करते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आज थोड़ा समय निकालना, जितने भी टीचर्स तुमको याद आते हैं उन लोगों को एक मैसेज ज़रूर करना कि सर मैंने आपसे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सर मैंने आपसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और थैंक यू फॉर बीइंग आवर टीचर. बिकॉज यू अंडरस्टैंड फाइनल लेवल में कैसा होता है ना, फाइनल लेवल में हम टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं. वी डोंट हेल्प यू इन योर पर्सनल ग्रोथ. बट इंटर लेवल तक जितने भी टीचर्स होते हैं ना, वो दिन रात स्ट्रगल करते हैं ताकि आप एज अ पर्सन बेटर बनो. आप लोग यहाँ पे आए हो, मैं आपको 150 घंटे लॉ पढ़ाने वाला हूँ, उसमें लॉ सिर्फ 120 घंटे ही होने वाले हैं. 30 आवर्स विल बी फॉर समथिंग एज टू हाउ टू क्लियर सीए इंटर. वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा. यू बिकम अ बेटर पर्सन. आप चीज़ें मैनेज करना सीखोगे, आप टाइम मैनेज करना सीखोगे, आपको पता चलेगा अभी तो कुछ भी स्ट्रेस नहीं है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है. तुम तो फिर भी पहले एक ग्रुप पढ़ रहे हो, बाद में सेकंड ग्रुप शुरू होगा तुम्हारा, राइट? मैंने जहाँ से क्लासेस लिए थे रायपुर में, वहाँ पे सुबह 7 से रात के 9 क्लासेस चलते थे. और उसके जो ब्रेक्स होते थे, उस ब्रेक्स में तुमको 15 मिनट का ब्रेक मिला, 5 मिनट में खा करके आजा, फटाफट चाय पी के आजा, 10 मिनट में रिवाइज कर ले जो क्लास में पढ़ा है या अगले क्लास का. और मैं एज अ पर्सन ये हैबिट बिल्ड करता था कि अगर ये जो 15 मिनट का ब्रेक है मैं ब्रेक लूंगा, टाइम पास करूंगा, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं, सी बॉस, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. तुम ये नहीं सोच सकते आज 2 घंटा कम पढ़ूंगा तो कल उसको कवर कर लूंगा. अरे जब तुम कल वो 2 घंटे कवर कर रहे हो तो वो 2 घंटे भी तो गए ना तुम्हारे. सो टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, राइट? सो हम तो सुबह 7 से रात के 9 पढ़ते थे, और उसके बाद भी एक टीचर थे जो सुबह 7 बजे क्लास लेते थे, वो होमवर्क देते थे, और उनका होमवर्क करने में 2 घंटा, और अगले दिन 7 बजे क्लास में आओ तो वो चेक करते, और अगर नहीं करो तो पीट देते. पीट देते मतलब क्या, मैंने बताया था तुमको, कांच का गेट था, एंटर करो, लेट आया, सिर पकड़ा, कांच में ठोक दिया, है ना? तो क्या वो उनका गुस्सा था? नहीं, वो उनको डर बनाने के लिए था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चे डरेंगे, और बच्चे डरेंगे तो 2 तरह के बच्चे होंगे. बोलेंगे ये कोई तरीका होता है पढ़ाने का, और वो गिव अप कर देंगे, तो वो बच्चों का कुछ कर भी नहीं सकते. पर दूसरे बच्चे होंगे जो डर के मारे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे. वरना सुबह 7 बजे की क्लास जो होती है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम बोलोगे छोड़ भाई. और अभी तो तुमको बैकअप भी मिलता है, उस समय तो कोई बैकअप नहीं, गए फेस टू फेस तो गया, यू कैंट इवन हैव अ बैकअप. उसमें भी लोग छोड़ देते थे अगर इस तरह का टीचर ना हो जो सुबह 7 बजे तुमको पकड़ करके क्लास बुलाए. सो आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप ऑफ इंटर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल गिव एक्सक्यूजेस फॉर नॉट क्लियरिंग इंटर, कि भाई मैं फेल हुआ था, मैं बताता हूं तुमको, आओ पास कैसे होते हैं. पर मैं बोलता हूं तुमको अगर एक सही टीचर मिल जाए ना, मेरा पूरा सीए इंटर बोथ ग्रुप निकालने का क्रेडिट सिर्फ वो टीचर को जाता है जो हमारे रायपुर में बीएल अग्रवाल सर थे, उनको क्रेडिट जाता है. उन्होंने पकड़, ऐसा नहीं बच्चे को पकड़ के पढ़ाया है, एक बच्चे की ऐसी बैंड बजाते थे पूरी क्लास की फटी देती थी. बट व्हेन डज दैट हैपन? व्हेन डू यू लेट द टीचर कंट्रोल यू? व्हेन यू रेस्पेक्ट हिम. अगर मैं सोचूंगा सर ये सब कोई तरीका नहीं है, अब क्या क्लास में माँ बहन की गालियां दे रहे हो, ये कोई पढ़ाने का तरीका है? पर अगर उसको मैं ऑन द कॉन्ट्ररी सोचूं कि भाई मेरे को भी पड़ेगी अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो, और उसी बदले में मैं पढ़ लूंगा, किसका ज़्यादा फायदा? मेरा ज़्यादा फायदा. सो आई थिंक एवरी टाइम एवरी डे एज द जर्नी बिगिंस, आप लोग अभी बहुत कुछ सीखोगे, ट्रस्ट मी. एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, अब तुम इंटर में इतनी सारी चीज़ें सीखोगे ना, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल लर्न टू मैनेज टाइम, यू विल लर्न टू मैनेज प्रेशर, एंड दिस इज जस्ट अ डेमो फॉर फाइनल. सीए इंटर विल जस्ट बी अ डेमो फॉर फाइनल, बट एज अ पर्सन तुम अभी धीरे धीरे देखो, तुम्हारा जो अकाउंट्स के क्लासेस चल रहे हैं, तुम कैलकुलेटर आंख बंद करके चलाने लग जाओगे. तुमको ऐसा आ जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा ऐसा माइंड ग्रो होगा कि तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग इतनी तेजी से चल रहा है, तुम्हारे कैलकुलेटर इतनी तेजी से चल रहे हैं, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम बिकमिंग अ मोर इंटेलिजेंट पर्सन. वाई? बिकॉज द करिकुलम इज सो हैवी. बट ये सारी चीजें होगी कब? जब तुम अपने टीचर के साथ मेहनत करोगे. अगर तुम गिव अप कर दोगे ना, अगर तुम गिव अप कर दोगे, तुम बोलोगे नहीं यार अपने को नहीं करना है. मेरे से एक बच्चा आया था, बोले सर मैं ना बोथ ग्रुप का सोच रहा था, लेकिन अभी लोगों से इतना सुन के ना मेरे को लग रहा है सिंगल ग्रुप दे देता हूँ, सिंगल ग्रुप पास हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो 2-2 सब्जेक्ट करके निकाल लेंगे सर, 2-2 सब्जेक्ट करके निकाल लेंगे. मैं बोल रहा हूँ यार इतनी छोटी सोच के साथ ना यहाँ पे अपने मम्मी पापा का पैसा लेके आओ ही मत. मतलब आई मिस्ड रैंक इन सीए इंटर बाय 8 मार्क्स,
और मैं उसी चीज को लेके इतना खुश था, अपने दोस्तों को मैं बोलता था भाई तुम्हारा 8 मार्क से रैंक छूट गया, सोच 8 सब्जेक्ट में 1-1 मार्क और आते रैंक आ जाता। पर मैं तब खुश था कि मेरे को रैंक नहीं आई, अरे वेरी गुड। अपन बैठ के रैंक होल्डर को गाली देते थे। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसका नाम रोहित सोनी था। ही स्कोर्ड फाउंडेशन में AIR 1, ही वॉज फाउंडेशन में AIR 1 एंड ही वॉज फ्रॉम रायपुर। तो रोहित सोनी को हम लोग ऐसा बैठ करके मजाक उड़ाते, बोले वो देख पढ़ाकू इंसान, वो देख कितना पढ़ता है। बट व्हेन आई स्कोर्ड अ रैंक इन CA फाइनल ना, आई सॉ हाउ पीपल अराउंड अस चेंज। आई टेल यू अ वेरी सिंपल फैक्ट, मैं मुंबई में एक हॉस्टल में रहता था, तो रैंक आने का डेट था 23 जनवरी। 22 जनवरी को मैं रात को घर से बाहर जा रहा था, हॉस्टल से बाहर जा रहा था, क्योंकि पता है रात भर नींद नहीं आनी, तो अपन बोले पार्टी वार्टी करने चलते हैं। तो 22 को मैं बाहर जा रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था। आई क्लियरली रिमेंबर दिस इमेज। देयर वाज अ फेलो कलीग जो हॉस्टल में रहता था, उसको मैंने बोला हाय भाई, उसने मेरे को देखा, मुंह मोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे पुराने बातें थी, कुछ अनबन थी। चला गया, मैं बाहर गया, रात भर जगे, अगले दिन भर जगे, गणपति बप्पा के उधर जाकर के बैठ गए, सिद्धि विनायक में जाकर के बैठ गए, रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया रैंक। उसके बाद RVG से कॉल आया कि भाई आजा हॉस्टल सेलिब्रेट करना है। मैं हॉस्टल वापस आया ना, वही बंदा सामने खड़ा हुआ था कि सर आओ। मैंने बोला कल और आज का ही फर्क है भाई, और वो सिर्फ CA बनता ना, तो बोलते वो तो मैं भी बन गया। पर जब तुमको रैंक आई तो जब तुम CA बनते हो ना, CA बनने की खुशी कितने दिन रहती है? जो एकदम हाई लेवल वाली खुशी रहती है ना, वो 1.5 दिन रहती है, ठीक है। पर जब तुम CA बनते हो, साथ में रैंक भी आती है ना, तो तुम लोगों की खुशी कम से कम 1 महीने रहती है। क्यों? एवरी डे यू आर गोइंग, एवरीवेयर यू आर गोइंग, पीपल आर लाइक ही इज एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, ऑल इंडिया में फाइट किया। CA कितने बने? अरे 15,000 CA बन गए। माई पॉइंट इज, रैंक का ड्रीम मत करो। क्या बात कर रहे हो सर? क्योंकि रैंक होल्डर सिर्फ 50-100 होते हैं। पर मैं ये बोल रहा हूं, उसके बाद जॉब लगनी होती है रैंक होल्डर के बाद। तो मान लो अगर मेरी 15 लाख की जॉब लगी, तो देयर वर पीपल हु वर नॉट अ रैंक होल्डर बट दे स्टिल गॉट अ 22 lakhs का पैकेज। व्हाई? बिकॉज जब हम 3 साल पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने 3 साल में इतना अपने पैशन को फॉलो किया, इतना अपने करियर को फॉलो किया कि वो मास्टर हो गए उस चीज में जो वो कर रहे हैं। और उन्होंने बाद में एक्सपीरियंस लेकर के 22 लाख आई नो अ फ्रेंड, ही इज नॉट अ CA, ही डिडंट इवन क्लियर CA इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी पिछले साल मैंने अपना जॉब रिजाइन किया, वो तब भी मेरे से 5 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा था। वाई? बिकॉज ही वॉज गुड इन डूइंग वॉट ही इज डूइंग। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं रैंक होल्डर बनो। तुमने 3 इडियट्स देखा है? जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, तुमको समझ आएगा 3 इडियट्स में जितनी भी बातें हुई थी वो बहुत मेच्योर्ड बातें थी। उसमें आमिर खान कहते हैं ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो। दैट्स सो ट्रू। कुछ नहीं भाई, एक ही चीज करनी होती है जिंदगी में, हेड्स डाउन एंड हार्ड वर्क। यू विल नेवर एवर गेट रेस्पेक्ट इफ यू आस्क फॉर इट। अगर मैं आकर के तुमको बोलूँ भाई मैं टीचर हूँ, मैं CA फाइनल का बहुत बड़ा टीचर हूँ, रेस्पेक्ट मी, नहीं भाई, प्रूव योर सेल्फ, वी विल गिव यू अ स्टेज, यू प्रूव योर सेल्फ। तो सिमिलरली ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू इज, यू आर हियर अवे फ्रॉम योर होम, तुमको बुरा लगता है घर से दूर हो, तुमसे ज़्यादा बुरा तुम्हारी माँ को लगता है कि भाई वो खाया वो सोया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है अच्छी बात है पढ़ ले, वही करने गए, पर तुम खाए, तुम सोए, तुम उठे, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मेरी माँ तो इतनी परेशान हो जाती थी, मैंने उनको बताना बंद कर दिया था मेरी तबीयत खराब है। बोले क्या कर लोगे तुम, उधर से आशीर्वाद भेजोगे, उसके अलावा क्या दवाई खाने से ठीक होएगा? तुम मैं बीमार पड़ता था, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। बोला ये क्या मजाक है, क्या फायदा? बट लास्ट 1 मंथ में दिस रियलिटी स्ट्राइक मी कि भाई अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है यार आज मैंने मम्मी से बात नहीं की पूरे दिन, पढ़ाई 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 करके, और मैं टफरी मार रहा हूँ। तो मैंने बोला अब से नहीं। मैंने एक चीज़ अपने एग्जाम के 1.5 महीने 2 महीने पहले डिसाइड किया कि भाई अब से मम्मी से भी बात नहीं करूंगा। और क्योंकि मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा हूँ, शी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो सारे टाइम पास आसपास के बंद हो जाएगा। और अगर मान लो मैं किसी और के साथ बात भी कर रहा हूँ, कोई दोस्त आ गया, मैं 15 मिनट गप लिया, तो मेरे को अंदर से आवाज़ आती थी कि साले तू तो घर पे बात नहीं कर रहा है ना, तो तू ये क्या टफरी मार रहा है, अगर टाइम है तो घर पे बात कर ले, पर घर पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। 15 नवंबर को ITSM करके पेपर हुआ करता था, अभी वो EISSM हो गया, वो अब और भी चेंज हो जाएगा, पर 15 नवंबर को ITSM का पेपर था। 14 नवंबर शाम को माई मॉम कॉल्ड मी एंड शी वॉज लेजिट क्राइंग। शाम को शी वॉज कॉलिंग मी एंड शी सेइंग बेटा आई एम सॉरी, तूने मेरे को बोला था कॉल नहीं करने के लिए, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू विश यू। उस समय ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप करके छोड़ दिया, अभी तो कोई भी त्यौहार हो व्हाट्सएप करके छोड़ देते हो। शी जस्ट सेड मी वन थिंग कि बॉस आई
आई एम सो सॉरी दैट आई कॉल्ड यू। मैंने बोला अरे तू मेरी माँ है, तू मेरे को सॉरी क्या बोल रही है, और तू मेरे को विश करने के लिए कॉल की है ना। बॉस मैं बता रहा हूँ उस रात में सोया नहीं, चीर फाड़ में 1 घंटे सोया। आई वेंट एंड रोट द पेपर, आई गॉट 60+ इन अ पेपर लाइक ITSM जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन कॉल, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि बॉस व्हाट द हेल आर यू डूइंग अवे फ्रॉम योर होम। दे आर, उनके पास कोई काम नहीं है, हम तो क्या, हम तो बैठे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शाम को जा रहे हैं और स्ट्रेस है, घर में जाके सो जा रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक ही चीज सोच रहे हैं, मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसने खाना खाया, उसने कोई काम है तुम्हारी मम्मी के पास नहीं, उनको सिर्फ यही टेंशन है तुम क्या कर रहे हो। तो माई पॉइंट इज गाइस, अभी तुम्हारी जर्नी शुरू हुई है, आज से जितनी ताकत डालोगे ना, आप समझ लो फॉर एवरी 1 डे दैट यू वेस्ट टुडे, तुम्हारे एग्जाम के 1 नंबर गए। मैंने 8 नंबर से रैंक छोड़ा, ऐसा हो सकता है कोई 8 नंबर से रैंक ले आए, ऐसा हो सकता है कोई 8 नंबर से पासिंग मार्क्स छोड़ जाए। तो मेरा तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज से एवरी डे मस्ती जब होती है, मान लो कोई September 5 का इवेंट हो रहा है, मान लो दिवाली का इवेंट हो रहा है, दशहरा का इवेंट हो रहा है, सबसे ज़्यादा शैतानी करने वाले लोग भी तुम होने चाहिए, पर उसके बाद जा करके शांति में पढ़ने वाले लोग भी तुम ही होने चाहिए। किसके लिए? सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। क्यों? क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुमको पता भी नहीं है, कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने पेरेंट्स आकर के मेरे से अकेले से बात किए कि सर मैं अपने बच्चे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, पर हमको पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। तुम सोचो ऐसे ही पेरेंट्स कहीं जान लगा करके किसी एकेडमी में अगर 1.5 लाख भी मांगते हैं, 2 लाख भी मांगते हैं, बोले कितना, ये ले। क्यों? क्योंकि ताकि तुम अपना दिमाग लेकर के आओ यहाँ पे, शांति से रोज पढ़ाई करो और उनको वो रिजल्ट्स दो। बॉस जिंदगी में जब तुम CA बन जाओगे ना, तुम्हारे आसपास बाजू में जो इंसान बैठा है वो भी तुमसे जलेगा। 2 ही जन खुश होने वाले, तुम्हारे मम्मी और पापा। बस दुनिया में तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारा टीचर, कोई खुश हो ना हो, 2 ही जन खुश होने वाले, मम्मी पापा। वो एक ही इंसान है जिसको तुम्हारी तरक्की से मतलब है। ठीक है, तो आज टीचर्स डे है। आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक माई डैड, ठीक है, एंड माई मॉम, बिकॉज ऑफ हु मेरा पूरा CA का सक्सेस, पूरा माई डैड हैव बीन सो सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी। मैंने जो बोला वो मेरे को मिल गया। ऐसा नहीं कि पापा गाड़ी चाहिए, उसमें झापते थे बहुत। अगर मैं बोलूँ पापा जाना है 2nd AC की टिकट, बोले स्लीपर का टिकट ले और निकलते बनो। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु केप्ट मी ग्राउंडेड। मैं बताऊँ आपको, एक बार मैं पापा को बोला बैंगलोर जाना है, तो पापा ने गर्मी में, भारी गर्मी में मेरे लिए लेजिट जनरल टिकट बना के दिया। मैं जहाँ रहता था वहाँ से बैंगलोर का टिकट था, एक दिन का जर्नी था, 24 आवर्स की जर्नी। भाई मैं पसीने में तरबदर हो रहा हूँ, मेरे को पसीना आ रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, ठंडे पानी से छींटे मार रहा हूँ, पूरे ट्रेन में मैं यही कर रहा हूँ। क्यों? क्या हमारे पास पैसे नहीं थे AC बुक करने के? थे। मैं गया, मैंने पापा को बोला क्या पापा जनरल आप कभी ट्रैवल नहीं किए हो क्या, जनरल में क्या भेज रहे हो? बोले बहुत ट्रैवल किया है। उन्होंने एक लाइन मेरे को बोली थी कि जनरल में ट्रैवल करना सीख जा, पैसे आएंगे ना तो AC का टिकट, फ्लाइट का टिकट आराम से मिल जाएंगे, पर अगर अभी से सिर्फ फ्लाइट के टिकट्स की आदत हो गई ना, जनरल में ट्रैवल करना नहीं सीखेगा। आई लेजिट वेंट टू बैंगलोर इन दैट ट्रेन, आई केम बैक इन माई फर्स्ट फ्लाइट एवर। ही बुक दैट फ्लाइट फॉर मी बिकॉज ही सेड तू बस सीख ले, तू ना जनरल में डालने, वो मत सोच कि अरे अपन जनरल में नहीं जाते, अपने पास पैसे, तू जनरल में भी जा। दैट इज द वे ही केप्ट ऑन टीचिंग मी एवरी टाइम दैट हाउ इंपॉर्टेंट मनी इज। वो मेरे को महीने का 10,000 रुपये देते थे रायपुर में, कहते थे इसमें तेरे रहने का, खाने का सारा खर्चा तेरा, और तू मेरे को 10,000 का हिसाब देगा। अरे उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता था वो 10,000 रुपये क्या के हैं, बट ही वॉन्टेड मी टू एक्सप्लेन मी द वैल्यू ऑफ मनी। तो आज जाके जब मेरे को उससे बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं ना, तो उनको टेंशन नहीं है कि ये पैसों को तो कहीं मिसयूज़ नहीं कर रहे, उनको पता है हमने सिखा दिया इसको, उनको पता है इसको पैसों की वैल्यू है, ये कर लेगा। तो भाई वो लोग अपने जर्नी में जहाँ जहाँ पे भी उनको लगे तुमको चीज़ें अपने तरीके से सिखा रहे हैं, पर तुम्हारा काम क्या है, वो CA की सर्टिफिकेट जो है उनको जाके देना। वो देना कब है सर? अभी तो इंटर पहला लेवल है। गिव अप मत करो, ये सोचो बोथ ग्रुप क्लियर करेंगे। मैंने क्या कहा, 100 बार अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर सकते। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं फाइनल का एग्जाम लिखने जा रहा था ना, फाइनल के एग्जाम के 10 दिन पहले मैंने पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बोला पापा बोथ ग्रुप नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो पापा ने बोला पढ़ लिया है तूने? मैंने बोला नहीं। तो बोले एक काम कर, तू छोड़ मत, तू बस एक काम कर, एक ग्रुप की तैयारी जोर शोर से कर ले, सेकेंड ग्रुप बस लिख के आ जाना। उन्होंने ये बोला तू बस लिख के आ जा, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं तू पास हो जाएगा। अरे व्हाट एल्स डू यू नीड टू हियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि तू लिख के आ जा, मैं गारंटी दे रहा हूं तू पास हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने सेकंड ग्रुप का प्रेशर अपने दिमाग से हटा दिया, मैं फर्स्ट ग्रुप पढ़ने लग गया।
3 दिन में फर्स्ट ग्रुप शांति से पढ़ा, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ पागल हो गया है कि भाई इतनी मेहनत की है सेकंड ग्रुप में, लिख के तो आ ढंग से, और मैंने सेकंड ग्रुप की वापस पढ़ाई शुरू कर दी। तो जब मेरी तैयारी रैंक की हो चुकी थी, ये आज अपने को पता है ना, रैंक की तैयारी हो चुकी थी, 15 दिन पहले जब मेरे को लग रहा है कि भाई मैं बोथ ग्रुप नहीं दे सकता, तो तुमको भी लगेगा ही ना, नेचुरल है, सबको लगेगा। पर सर वहां पे अगर मैं ये करता नहीं भाई मैं बोथ ग्रुप नहीं देता, मैं एक ही ग्रुप दे देता हूं, तो भाई आज कहीं ना 6-7 लाख की नौकरी कर रहा होता। वो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर कम से कम मेरे मन में हमेशा ये रहता, आई नेवर गिव माई बेस्ट। बस यू कैन ऑलवेज लिव विथ फेलियर, हारी फेलियर के साथ तुम हमेशा रह सकते हो, बट वॉट यू कैन नॉट लिव विथ इज, मैंने ट्राई भी नहीं किया। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही इंटर पढ़ता था, बहुत इंटेलिजेंट, उसने बोला भाई अपने को लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, अपन एक एक ग्रुप करके क्लियर करेंगे। उसने एक ग्रुप का एग्जाम दिया, 400 में से उसको 312 नंबर आए, वो खुश हो गया, बोला भाई पागल है तू, उसके जगह बोथ ग्रुप क्लियर कर लेता, 400 नंबर में ज्यादा खुश रहता जिंदगी में। उसने फिर सेकंड ग्रुप दिया, सेकंड ग्रुप 300 मार्क्स के थे, उसमें भी उसको 200 प्लस आए, बिकॉज ही वॉज हैप्पी विथ मिनिमम थिंग्स। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बिकॉज ही क्लियर एक एक ग्रुप करके उसको अच्छी फर्म नहीं मिली, वो उधर ही आर्टिकलशिप किया, उधर ही आर्टिकलशिप उसको किया। मैं उसको कितना बोला भाई तू बोथ ग्रुप फाइनल का एक साथ दे, उसने नहीं दिया, एक एक ग्रुप करके दिया। फर्स्ट ग्रुप क्लियर्ड, फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद उसकी मम्मी की हेल्थ हो गई खराब, और खराब होने की वजह से वो आज तक 4 साल हो गए सेकंड ग्रुप नहीं लिख पा रहे। भाई सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है कि उस डिसीजन का। अगर वो इंटर एक ग्रुप एक साथ देता, फर्म अच्छी मिलती, फाइनल एक साथ देता, मैं पेपर में लिख के देता हूं फाइनल एक साथ देता, वो पास हो जाता, पर उसने नहीं दिया, आज वो सीए भी नहीं है। वाई डज दिस थिंग्स हैपन? आज से तुमको समझ आएगा, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। अब जो भी डिसीजन लेते हो, मैं कहाँ क्लासेस लूंगा, मैं कितनी देर पढ़ाई करूंगा, मैं किसके साथ दोस्ती रखूंगा, मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, ये सारी चीज़ों का एक सम होता है आपका रिजल्ट्स। अगर तुमने अपने डिसीजन सारे सही ले लिए ना, तो तुम रिजल्ट के दिन आंख बंद करके बोलोगे भाई पास है, तू बस देख ले फॉर्मेलिटी के लिए। ये तुमको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि क्या मैं सब जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, हाँ कर लिया बस। अब मेरे को, हम कई बार मस्ती करते हैं, हमको लगता है मस्ती करना चाहिएगा यार। अगर तुम दिल से पूछोगे ना अपने आप, तो आपको आवाज़ आ जाएगी कि भाई पिछले 15 दिन से बहुत पढ़ाई कर रहा है, आज मस्ती कर ले, तो तुम अब उसको कभी रिग्रेट नहीं करोगे। पर अगर तुमको अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही है, तुम बोले यार पढ़ने का मन नहीं है, मस्ती कर लेता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, यू विल रिग्रेट इट, एंड दीज रिग्रेट्स यू विल रिमेंबर व्हेन यू सी द रिजल्ट। तो बस अब की बार इंटर में एक पर्पल कलर का डब्बा आता है, उसमें एक ग्रुप के नीचे पास लिखा रहता है, दूसरे ग्रुप के नीचे पास लिखा रहता है। वो दो ही चीज़ खुशी देती है, तुमको भी और तुम्हारे माँ बाप को भी। अगर ये नहीं समझ आता ना, तो इसका दूसरा वर्जन सुन लो। फेल हुए ना, तुमसे ज़्यादा रोएंगी तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा। वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो अलग बात है, तुम ये देख लो फेल करवाना है क्या उनको, नहीं तो ये मत सोचना एग्ज़ाम के पहले 2 महीने पढ़ लेंगे सब चीज़ें हो जाएगी। जिस दिन एग्ज़ाम, आज से रोज उतना करो जितना तुमको करना है, बस वो संडे हो वो मंडे हो। जिस दिन तुमने सीए के लिए रजिस्टर किया था ना, वहाँ नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था देयर इज़ नो संडे इन योर लाइफ, छोटा सा स्टार लगा के उन्होंने नीचे लिखा था, तुमने देखा नहीं। तो सर अब आपके संडे आपके नहीं है, संडे इज एज गुड एज अ मंडे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फ्रॉम टुडे, नॉट इवन टुमारो, फ्रॉम टुडे एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट इन क्लास घर जाके पढ़ लो। अपने आप को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दो कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो तुमको अंदर से आवाज़ आएगी। फिर तो भाई सर पढ़ना नहीं है, चीर फाड़ मचानी है अपने को, ठीक है? समझे सर? पक्का? रो क्यों रहे हो? समझे? सर लॉ की क्लास थी क्या? मेरे को पता नहीं मैं कौन से जोन में चला गया, तुमको मेरी बात समझ आई? इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स तो लॉ के सेक्शन में आता है। चलो वेरी गुड, चलो सर क्लास शुरू कर। भाई 11:50 हो गए, 20 मिनट बोला मैंने, 25। चलो सुनो मेरी बात, मेरे को लगा हो गया, जा रहे हैं, बोले हो गया सर हम जा रहे हैं। सर शुरू करें क्या? क्या शुरू करें? इसको मैंने बोला माइक दे, तो हाथ में पकड़ा के चला गया। माइक माइक सुनो सर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये जो इतना डिस्कशन था ना, नथिंग चेंजेस दैट वन पॉइंट कि आज क्लास के बाद छुट्टी उसी को मिलेगी जो पूरा सेक्शन लिख के जाएगा। पूरा सेक्शन जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है?
समझे? ऐसा नहीं कि सर आप छोड़ दो ना, हो गया ना, क्या अभी सेक्शन लिखना। सुनो मेरी बात, सुनो सर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2। खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। कैसे खत्म होगा सर? 20-20 मिनट का स्पीच दोगे तो? हाँ, ये एक सुना था, दो सुना था, तीन क्या होता है? हाँ हाँ, यहाँ के बैठ, अलग से मेरे को बता रहा, सेक्शन 3 बता रहा है। ओ बेचारे को फालतू पड़ी। सुनो, बोलोगे तीन चीज क्या? इसमें एक और ऐड करना चाहिए मेरे को आज लग रहा है, पर जाने दो, वो तुमको हो गया। तीन चीजें बोलोगे। कोई इंसान इसमें भी बात कर रहा था जब मैं 20 मिनट बोल रहा था, कोई इंसान क्या बात कर रहे थे? पूछो क्या उसको दिखा के? जाने दो, छोड़ो, क्यों पकड़ना। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? तीन चीजें बोलना है, ठीक है? पहले तुम बोलोगे फिर मैं बोलूंगा आज। पहला एग्जेम्पशन का बोलो। I will work hard to get exemption in law. I will give my 200% in this attempt. I will perform better than everyone else. ठीक है? अरे इधर देखो, सुनो मेरी बात, सुनो। सर चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 शुरू होता है सेक्शन 3, खत्म होता है, अब सुन लो सेक्शन 22 पे। कहां पे? सेक्शन 22 पे। सेक्शन 3 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सब बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 है मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल एंड कैन बी सेवरली सूड। कल रात को तुमको ऑडियो मिला था, कल दिन में ही भेज दिया था, ऑडियो मिला था? नहीं पूछूंगा मैं, आज नहीं पूछूंगा। ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑडियो वैसे जमा की और स्पीड करूं उसको? स्पीड करना ऊपर है ऑप्शन, 2x, 1.5x, 1x.75x, ठीक है? तो उसमें सेक्शन 3 क्या है? मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल। सेक्शन 4 मेमोरेंडम। 5 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। 13 12 285 246 260 ऑफिसर इन डिफॉल्ट। 262 किसको किसको नहीं याद आ रहा है? उठाओ, कोई बात नहीं, उठाओ। ये देख, तू एक काम कर, तू आगे आके बैठ, तू यहां आके बैठ। आ गया? एक ढंग की चीज में हाथ उठाए। 260 262 1 पर्सन कंपनी। 268 है प्राइवेट कंपनी। 271 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खड़े हो जाए एक बार, कोई बात नहीं, आराम से खड़े हो जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है? 5 था वो क्लास में। आराम से बता, जितना याद आ जाए। 3 बता दे, 2 में बता दूंगा, 4 बता दे, 1 में बता दूंगा, 5 बता दे, जो मर्जी बोल। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला वाला कुछ बोला क्या? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू किया, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यार 3 और 2 की बात हुई थी, 3 तो बता। एक तो और बेसिक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और खड़े रहे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 5th एक्सप्लेनेटरी नोट। किस चीज को? ABCD को एक्सप्लेनेटरी नोट। सर 241 क्या था? फाइनेंशियल ईयर। अब याद कर लो, जिंदगी भर क्या यही बोलते रहोगे? सर ने बताया नहीं अलग से। 240 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 241 है फाइनेंशियल ईयर, 285 287 26 सेक्शन 6 एक्ट 2 ओवरराइड मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 7
इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाले कंपनी। सेक्शन 9 10 नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है। 10A, 10A कल मैंने तुमको लिखवाया नहीं है ना? नहीं, पर पढ़ाया तो है। पर सर आपने रिवीजन ऑडियो नहीं भेजा इसलिए याद नहीं आया, नहीं तो ओहो, है ना? आज का रीजन तो वही हो गया, कल ऑडियो नहीं आया, है ना? 10A, हाँ 10A क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 12 आपको याद नहीं है, पर बाकी याद है, ठीक है। 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 14 एवे। 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपनी नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। 19 या सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सोचो सर एक दिन आएगा जब हमको सेक्शन 1 से 148 पूछा जाएगा, पता तो होगा नहीं बोल पा रहा हूं मैं, पूछा जाएगा, तब कैसा क्वेश्चन होगा? 285 बताओ, ओके। 85 बताओ, ओके। 40 बताओ, 140 बताओ। समझ रहे हो कहां पहुंचना है अपने को? दिल्ली अभी दूर है, पर मन बना लो तो। अरे तुमने MS धोनी नहीं देखी क्या? वो छोड़ो, दिशा पाटनी नहीं देखी क्या? हद है यार। चलो आगे बढ़े। सर एक बार सेक्शन 19 रिवीजन करवा दूं। सेक्शन 19 क्या था कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती। इन्होंने दो तरफ से फटके मारे थे। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एक तो ले नहीं सकती, और होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अलॉट या ट्रांसफर नहीं कर सकती। पर 3 केस में आप होल्ड कर सकते हो। पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा अगर आप ये क्या है, ये क्या है? एग्जाम में क्या लिख, क्वेश्चन आएगा ऐसे लिख क्या हो गए? बोले ये, अरे लिखना पड़ेगा दैट यू आर अ शेयर होल्डर बिफोर यू बिकेम ए सब्सिडरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये 3 एक्सेप्शन में आते हैं। उसके बाद एक बार सेक्शन 16 रिवाइज कर ले। क्या था सेक्शन 16? याद करने की कोशिश तो कर मेरे भाई, अभी याद किया ना तो कोशिश तो कर। 10 बार हारेगा ना, 11वीं बार तो याद होएगा ना। क्या है, रट्टा ही तो है, कहां जाना है? दिमाग में ही जाना है, कहां जाएगा? और ठीक है सुनो, सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी। क्या होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका नेम कॉपी हो गया है, ईदर थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज? अगर आपका नाम आइडेंटिकल है तो वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। क्या करने के लिए? नेम चेंज करने के लिए। कितने समय में नेम चेंज करना पड़ेगा? 3 महीने के अंदर। क्या पास करके? OR। सर ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को सुओ मोटू, मतलब खुद से आइडिया आया। पर दूसरा केस क्या है? अगर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ, तेरे को मैं आगे आने बोला, ओ माय गॉड, गुरु पूर्णिमा है भाई आज। सुनो, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है, तो किसको एप्लीकेशन दे रहा है? सीजी को। फिर सीजी को लगता है अगर आइडेंटिकल नेम है तो वो ऑर्डर करेगा नाम चेंज करने। पर सर अगर आपका नाम चेंज करने बोला, टोमेटो को हटा दे, कोई और नाम डाल दे, अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? पेनल्टी लगेगा। हाँ क्या होगा? सीजी आपका नाम डाल देगा झंडू लिमिटेड, और आपको नाम के से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करवा देगा। और फिर क्या आप वो नाम चेंज करवा सकते हो? बिल्कुल आप वो नाम चेंज करवा सकते हो SR पास करके। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 13 में। अब सर सेक्शन 10A पढ़ाया है मैंने आपको? पढ़ाया है? क्या बताया? नाम। चलो सेक्शन 10A पढ़ते। चलो मतलब कहां जा रहे हो? अच्छा बुक में क्या खोल रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुनो। अच्छा ऑनलाइन वाले रुक जाओ, तुम लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरे को एक बार कैमरा में कुछ एरर है। ऑनलाइन वालों तुमको मेरी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, एक सेकेंड।
अब ठीक है, ठीक है, सुनो, तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। सुनो मेरी बात, सुनो सर, मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 10A। तुम लोग मेरी फिरकी नहीं ले रहे हो ना? पक्का नहीं बताया हो ना? पता चले सब मिलके सर नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ाओ ना। और सुनो मेरी बात, सेक्शन 10A क्या है? पहले के जमाने में, अपने बीड़े भाई के जमाने में क्या हुआ करता था? बीड़े भाई के जमाने में, यश नाचेगा, ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आए स्टेज में, जरा ठुमक करके दिखाएंगे आप? दिखाना पसंद करेंगे आप? नहीं, आप चाहते हैं आप पे फोर्स किया जाए? नहीं, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये लिखा है कुछ मेरे? हाँ सुनो सर, सेक्शन 10A क्या है? 10A क्या है? पहले के जमाने में क्या हुआ करता था? पहले के जमाने में अगर आप एक कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको मिलता था सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। अभी भी मिलता क्या? हाँ सर, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन तो लगेगा। उसके अलावा एक और सर्टिफिकेट मिलता था आपको, CCB, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि भैया ये ले, अपना बिजनेस चालू कर ले। पर सर अब के जमाने में लॉ बदल गया। लॉ क्या कहता है? अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन मिला है ना, तो आप बिजनेस चालू कर सकते हो, पर दो शर्त है हमारी, दो शर्त है। सर आपने वो कहावत सुनी है कि अगर आपको जिंदा रहना है, एक इंसान को क्या लगता है? तीन चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बोले मकान छोड़ दो सर, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो दे दो मेरे को। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अब सर दो तरफ बांट देता हूं मैं, रोटी और कपड़ा एक तरफ आ गया और एक तरफ आ गया मकान। अब सर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मकान क्या होता है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की जरूरत है। और रोटी और कपड़े के लिए क्या लगता है? पैसा। कंपनी को पैसा किधर से आएगा? कंपनी को पैसा किधर से आता है? सबसे पहले सर ये सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तुम कंपनी बनाओ, हम कंपनी के शेयर्स लेंगे, और शेयर्स लेके क्या देते हैं? पैसा। तो वो पैसा आना बहुत जरूरी है कंपनी के पास। तो सर ये पैसा आया कि नहीं आया ये चेक करना होगा। ये कौन चेक करेगा? तो लॉ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कंपनी के डायरेक्टर पे, कि कोई भी एक डायरेक्टर आए और वो चेक करे क्या सब्सक्राइबर ने अपना पैसा ले आए हैं। और डायरेक्टर ये चेक करने के बाद एक डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा? कि हां भैया मैंने चेक कर लिया है, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे ना उन्होंने पैसा लाके कंपनी को दे दिया है, और जितना शेयर्स उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिल गया है। ये कौन दे रहा है सर डिक्लेरेशन? डायरेक्टर। लॉ कहता है ये डिक्लेरेशन आपको 180 डेज में देना पड़ेगा। कितने दिन में? 180 डेज के अंदर देना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो जाते हैं ना, तो आप अपना बिजनेस चला सकते हो। लॉ ने क्या कहा? हम तेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, लेकिन दो काम करना। पहला, एक डिक्लेरेशन चाहिए हमको। कौन देगा डिक्लेरेशन? डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा। क्या? कि भैया जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कंपनी में पैसे ले आए, मतलब हमारे पास रोटी कपड़े के पैसे आ गए। दूसरी तरफ क्या? मकान, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है एंड वेरीफाई भी हो गया है। आपको पता है कितने दिन में इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में बनाना होता है? 30 डेज। वेरीफाई कितने दिन में करना होता है? अरे रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन के अंदर वेरीफाई करना होता है? जिंदगी में एक सेक्शन था, सेक्शन 12 पढ़े हो? सेक्शन 12 का पहला लाइन क्या था? कंपनी 30 डेज के अंदर आरओ इनकॉर्पोरेट करेगी। उसका सेकंड लाइन क्या था? 30 डेज के अंदर वेरीफाई भी करवाएगी। जहां मैंने तुमको बताया था कि तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट अग्रीमेंट कुछ भी ले जा करके कहां फाइल करोगे? आरओसी के पास। उससे क्या होता है? आपका रजिस्टर्ड एड्रेस वेरीफाई होता है। तो आपको 30 डेज के अंदर वेरीफाई करवाना होता है। जब आपने 30 डेज के अंदर वेरीफाई करवा लिया, हाय हाय, जब आपने 30 डेज के अंदर वेरीफाई करवा लिया और जब आपने 180 डेज के अंदर डिक्लेरेशन दे दिया, तो उसके बाद क्या कर सकते हो? बिजनेस शुरू कर सकते हो। सर लॉ ने दो चीज पे रोक लगाई। एक तो तब तक बिजनेस भी मत शुरू करना, और दूसरा तब तक बोरोइंग भी मत करना। क्या मत करना? बोरोइंग, मतलब पैसे भी मत लेना तब तक। दो चीजें नहीं कर सकते। क्या? बिजनेस और बोरोइंग। कब तक नहीं कर सकते? जब तक डायरेक्टर डिक्लेरेशन नहीं दे देता। सर कितने डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे? एक कि सारे? लॉ ने कहा कोई भी एक डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे दे। क्या डिक्लेरेशन देना है सर? बस इतनी सी बात है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने पैसे लेकर के आ गए हैं। और दूसरा, मकान, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वेरीफाई हो गया है। सर रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में वेरीफाई होते हैं? 30 दिन में। ये डिक्लेरेशन कितने दिन में देना है? 180 दिन में। जब ये दोनों काम शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। पर सर यहां पर जो डायरेक्टर था ना,
उसमें एक डायरेक्टर था, उसका पूरा नाम था अमेय नालायक, अमेय नालायक करके नाम था उसका, ठीक है। उसने क्या किया, बोले ऐसे ही झूठा डिक्लेरेशन दे देते, बोले अपने को करना क्या है, अपन झूठा डिक्लेरेशन दे देते कि सब्सक्राइबर पैसे ले आए हैं, उसने डिक्लेयर कर दिया। तो लॉ ने बोला ऐसे कैसे, रुको जरा, तुमको ये डिक्लेरेशन को भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और वेरीफाई कौन करेगा, सीए। वेरीफाई कौन करेगा, एक सीए, सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये लोग क्या करेंगे, अमे ने जो डिक्लेरेशन दिया ना उसमें नीचे ऑथराइज करेंगे कि हाँ वैसे तो ये झूठ बोलता है, पर ये जो बात लिखी है वो सच है। तभी जाकर के आप इसको कहां पे फाइल कर सकते हो, आरओसी के पास, और जब फाइल कर दोगे तभी क्या शुरू कर सकते हो, बिजनेस। तो मैंने क्या कहा सर, बस इतना ही है सेक्शन 10A। सेक्शन 10A बस इतना ही है। क्या कहता है सर, बिजनेस कमेंस कब करोगे, जब दो कंडीशन मीट हो जाए। पहला, डिक्लेरेशन दे दिया, किसने दिया, डायरेक्टर ने, क्या कि जो सब्सक्राइबर है वो पैसे लेकर के आ गए हैं। कितने दिन के अंदर डिक्लेरेशन, कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर डिक्लेरेशन। एक बार डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद एक और चीज क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। जब दोनों मीट हो गया तो क्या करोगे, कंपनी अपना धंधा शुरू कर सकती है। लेकिन जो डिक्लेरेशन है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। कौन वेरीफाई करेगा, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट। ये इन प्रैक्टिस होने चाहिए। सर आपको पता है सीए इन प्रैक्टिस क्या होता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या होता है, मतलब वो जो खुद का धंधा कर रहे हैं, वो जो किसी और का जॉब नहीं कर रहे हैं, और जो किसी और का जॉब कर रहे हैं उनको सीए इन सर्विस कहते हैं। तो सीए इन प्रैक्टिस मतलब क्या, आप जब सीए बन जाते हो दो ऑप्शन है, या तो जा करके कहीं और काम कर लो, या फिर खुद की फर्म खोल लो। अगर आप खुद की फर्म खोल रहे हो जिसमें आप खुद के सिग्नेचर्स करके चीजें अप्रूव कर रहे हो, तो आप क्या बनते हो, सीए इन प्रैक्टिस। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं, और मेरा एक डायरेक्टर है कौन, अमेय। अब ये अमेय ही बोल रहा था कि भैया झूठा डिक्लेरेशन दे देते हैं, तो बात ही नहीं दे सकता भाई, क्यों, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो अमेय ने आइडिया दिया, बोले रिलायंस में ना एक सीए काम करता है, एक एम्प्लॉई है जो सीए का काम कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं ना साइन कर देगा। क्या वो कर सकता है, नहीं सर, एम्प्लॉय नहीं साइन कर सकता। कौन साइन करेगा, एक सीए इन प्रैक्टिस। क्यों साइन करता है सर, ताकि एक बाहर का कोई बंदा हो जो वेरीफाई करके दे दे कि भैया ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। सर ये पूरे प्रोविजन को कहते हैं काम चोरी। कौन कर रहा है काम चोरी, रजिस्ट्रार। बोले हम कुछ नहीं करेंगे, तुम ही चेक करो पैसा आया क्या, तुम ही डिक्लेरेशन दो और तुम ही वेरीफाई करवाओ, सीए चेक करेगा और हमको बता दो, हम सब देखेंगे आगे सब चीजें, वेरी गुड, अप्रूव्ड, हम नहीं करेंगे काम। तो सर ये वही प्रोविजन है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सुन लो। व्हाट इज सेक्शन 10A। सर सेक्शन एक बात बताओगे, सेक्शन 10A कहां से आया, मतलब तुम जब लिख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 10 के बाद आता है 11, ये बीच में 10A किधर से आ गया। सर जब ऐसा सेक्शन होता है ना तो समझ जाना ये एक अमेंडमेंट था, मतलब पहले सेक्शन 10 था और उसके बाद 11 था, पर इनको बोला बीच में घुसेड़ना है अपने को, तो इन्होंने नया सेक्शन बनाया, सेक्शन 10A। तो इसलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि आपके कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, वो तो इंटर में, पूरे कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, 470। मतलब 470 सेक्शंस लगते हैं ना, पर इतने हैं नहीं, एक्चुअल में है 484। क्यों, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने डाला है ना 10A जैसे और सेक्शंस, तो टोटल 484 सेक्शंस हो जाते हैं। तो सर 10A क्या कहते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंस करने के लिए या बोरोइंग्स करने के लिए। एक बार बोलो, बिजनेस कमेंस करने के लिए या बोरोइंग करने के लिए दो चीजें लगती है, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस। डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, डायरेक्टर। क्या डिक्लेरेशन दे रहा है कि जो सब्सक्राइबर है वो पैसे लेके आ गए हैं, कितने दिन के अंदर डिक्लेरेशन दे रहा है, 180 डेज के अंदर। और रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में वेरीफाई हो रही है, 30 डेज के अंदर, तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन जो डायरेक्टर का डिक्लेरेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। कौन करेगा, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। और वो वेरिफिकेशन जो रहेगा ना वो डायरेक्टर के डिक्लेरेशन के साथ जाएगा, तब जाके आप कंपनी अपना ये बिजनेस कमेंस कर सकते हो। पर सर एक बात बताओ, एक कंपनी बनी थी झंडू लिमिटेड, नॉर्मल बनी, और किसी ने नाम नहीं किया, मैंने ही कंपनी बनाई झंडू लिमिटेड, और उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आ गया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर मैंने 180 डेज तक ना मैंने कोई डिक्लेरेशन दिया, ना मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी क्या, नहीं। पर कंपनी को जंग लग रहा है, सड़ रही है कंपनी, अब क्या करेगा, रजिस्ट्रार पिक्चर में आएगा, और रजिस्ट्रार को अगर RGTB है, RGTB, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि भाई ये कंपनी ने डिक्लेरेशन भी नहीं दिया,
ये कंपनी धंधा कर रही है क्या, तो वो आएगा तुम्हारे इधर, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा कंपनी धंधा कर रही है क्या। अगर नहीं तो वो क्या करेगा, कंपनी को रिमूव कर देगा आरओसी से। मतलब बेसिकली सर, अगर आप 180 दिन में डिक्लेरेशन नहीं देते हो ना, तो रजिस्ट्रार के पास पावर आ जाता है आपके नाम को काटने का, समझे। तो सर वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ये पूरा सेक्शन 10A था। सेक्शन 10A का नाम क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या करना है, क्या करने से रोक रहे हैं, बिजनेस कमेंस करने से, और दूसरा बोरोइंग्स करने से। कौन से दो कंडीशन मीट होंगे, तो पहला आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आप कौन हो, डायरेक्टर। क्या बोल रहे हो कि सब्सक्राइबर ने पैसे ले आए, कितने दिन के अंदर बोल रहे हो, 180 दिन के अंदर। एंड रजिस्टर्ड ऑफिसेज वेरीफाइड। अगर ये दो कंडीशन मीट हो गए तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन डिक्लेरेशन के साथ क्या दोगे, वेरिफिकेशन। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, ये जोर था तुम्हारा। अच्छा एक बार गणपति बाप्पा, ये जोर होता है, ठीक है। अभी वेरिफिके, एक सेकेंड मेरे को देखना है इसमें भी कौन नहीं बोलता। गणपति बाप्पा, ठीक है एक आध लोग जो ये भी नहीं बोलते, बोले गणपति आते रहते हैं हर साल, उसमें क्या है। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन कौन करेगा, सीए। मैं ऐसे ऐसे पढ़ाना शुरू करूं क्या, वेरिफिकेशन कौन करेगा, गणपति बाप्पा। तब तुम बोलोगे कुछ ना कुछ तो। सर वेरिफिकेशन कौन करेगा, सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वेरिफिकेशन करने के बाद आरओसी के पास फाइल हो जाएगा और आपका बिजनेस उसके बाद कमेंस कर सकते हो। पर अगर 180 दिन के अंदर भी आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आरओसी के पास पावर होगा क्या करने का, आपकी कंपनी को रिमूव कर देने का फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। समझे सर। गुड मॉर्निंग, हाँ बोलो। हाँ ऊब, हाँ रिमूवल के पहले ऊब तो देंगे, वो तो ठीक है। पर सर सुनो ना, अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब क्या, ये सेक्शन में हमने लिखा है डिक्लेरेशन दिए बिना बिजनेस मत शुरू करना। मान लो आपने डिक्लेरेशन दिए बिना बिजनेस शुरू कर लिया तो क्या होगा, तो पेनल्टी लगेगी। भाई लॉ को हर जगह लिखना होता है पेनल्टी, तो हर जगह वो यही लिखते हैं कि ये रहा सेक्शन और लास्ट में लाइन आता है ये सेक्शन का कंप्लाई नहीं किया तो कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी। तो पेनल्टी क्या होगा वो अपन लिखते लिखते पढ़ लेंगे। पर आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ आया कि तो भैया बिजनेस कब शुरू करेंगे, क्या आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, कोई सीसीबी मिलेगा आपको, नहीं। आपको क्या करना है, सीओआई मिल गया, डिक्लेरेशन दे और फिर शुरू हो जा, ठीक है। डिक्लेरेशन दे और फिर रजिस्टर्ड ऑफिस बना ले और फिर शुरू हो जा, ठीक है। ये था सेक्शन 10A। हाँ। तेरे दिन के 3 डाउट्स मैक्सिमम, एक क्लास के बीच में 2 क्लास के बाद नहीं, मैं बोलूंगा, बोल। कंपनी, तू लॉजिकली सोच, सब्सक्राइबर होंगे। अभी उसमें लिखा हुआ है, तेरे को पता है सेक्शन 10A का पहला लाइन है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। हाँ हाँ नहीं हो गया, एक हो गया। सुनो मेरी, अरे रुक। सेक्शन 10A क्या है सर, सेक्शन 10A बेसिकली था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, 10A हो गया। अब आपको सेक्शन 12 पढ़ाता हूं, अभी तक आपने सेक्शन 12 पढ़ा नहीं है। क्या है सेक्शन 12, पढ़ा है रजिस्टर्ड, अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि पूरा पूरा पढ़ लिया। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। सर उसमें एक प्रोविजन था पब्लिकेशन ऑफ नेम का। क्या प्रोविजन था कि तुम्हारा नाम और एड्रेस जो होता है उसको बहुत जगह छाप देना। किधर किधर छापोगे, ऑफिस में छाप देना, अपने सारे ऑफिस के बाहर, न्यूज़पेपर में छाप देना। ये होली के पहले भांग मिलता है, टीचर्स डे के पहले भी मिलता क्या, किधर से न्यूज़पेपर, सर आपके ऑफिस के बाहर, आपके कॉमन सील में, बिजनेस लेटर हेड्स में, और जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यहां पे आपके नाम और एड्रेस आने चाहिए। सर हर जगह एड्रेस तो आ नहीं सकता, जहां जहां पे आ सकता है वहां पे नाम और एड्रेस, जहां नहीं वहां पे सिर्फ नाम आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप कभी भी अपना एड्रेस चेंज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर बताना पड़ेगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था विद इन लोकल लिमिट्स, आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ सीटीवी। सीटीवी क्या होता है, सिटी, टाउन और विलेज। ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ उसके बाद सर सेक्शन 13 क्या था, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। 14, 15, सर 15 सुनो, इधर आओ।
सर आपने 13 में क्या किया, मेमोरेंडम चेंज किया, 14 में क्या किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज किया। अब समझो मैं कंपनी हूं, मेरे पास इतने सारे मेमोरेंडम थे और इतने सारे आर्टिकल्स थे, प्रिंटेड रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये पुराने रखे हुए हैं, अब मैंने ऑल्ट्रेशन करके नया मेमोरेंडम बना लिया, तो क्या मेरे को ये वाले भी चेंज करने पड़ेंगे? अरे ये तो प्रिंट हो गए ना, इसको भी चेंज करने पड़ेंगे क्या? लॉ ने कहा हाँ, तुम्हारे जितने भी मेमोरेंडम और आर्टिकल है ना, सारे में चेंजेस नोट होंगे। मतलब जो भी ऑल्ट्रेशन हुआ है, भले तुम एक पेज निकालो इधर से और नया पेज डालो, वो हमको फर्क नहीं पड़ता, पर ये जितने भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है ना, उसमें सारे के सारे जगह चेंजेस नोट होंगे। अब सर एक बात समझो, आगे का सेक्शन 17 भी बता रहा हूं, 15 सिर्फ इतना ही बोलता है कि जो भी मेमोरेंडम में चेंजेस हुआ है ना, उसको एवरी कॉपी में नोट करना, मतलब जितने भी कॉपीज है उसमें नोट करना। 17 क्या कहता है सुनना। अगर ये एक मेंबर है, नंदन रिलायंस का एक मेंबर है, नंदन ने मेरे को बोला रिलायंस मेरे को ना मेमोरेंडम चाहिए, तो क्या मैं देने के लिए लायबल हूं? सर हाँ, अगर एक मेंबर मेरे पास आकर के मेमोरेंडम मांग रहा है तो मेरे को पैसे लूंगा, मैं उससे पैसे ले सकता हूं। क्यों? प्रेस्क्राइब फीस में उससे ले सकता हूं, क्योंकि प्रिंटिंग की कॉस्ट है ना भाई, तो मैं पैसे ले सकता हूं। पर एक बार उसने मेरे को पैसे दे दिए तो मेरे को 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम उस तक पहुंचाना होगा। पर मान लो मैंने पहुंचाया, पर मैंने वो पुरानी वाली कॉपी दे दी, मैंने बोला क्या समझेगा उसको, मैंने उसको पुरानी वाली कॉपी दे दी, क्या मैं दे सकता था? नहीं, मेरे को ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल देना था, पर अगर मैंने पुरानी वाली कॉपी दे दी ना, मेरे को पेनल्टी लगेगा। कितना? एक कॉपी का 1000 रुपया। मतलब इधर तेरे को पुरानी कॉपी, उधर 1000 रुपया। अब सर ऐसे मान लो मेरे 5000 मेंबर्स हैं, तो 5000 को अगर मैंने पुरानी कॉपी दी तो 5000 इंटू 1000 रुपया, 50 लाख रुपए का मेरे को पेनल्टी लग जाएगा। लॉ स्ट्रिक्टली कह रहा है कि भैया मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर ऑल्टर होता है ना, तो सिर्फ नया वाला इशू करोगे, पुराना वाला इशू नहीं करोगे। अगर पुराना वाला करोगे ना तो पेनल्टी पे कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा लेंगे, 2 लाख की पेनल्टी लगाएंगे, नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। एक कॉपी का 1000 रुपया। समझे? समझे? तो सर सेक्शन 15 क्या हो गया? चेंजेस इन मेमोरेंडम और आर्टिकल टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। एक बार बोलो, चेंजेस इन मेमोरेंडम और आर्टिकल टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। सेक्शन 16 क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। एक बात बताऊं सर, ध्यान से सुनोगे, या तो सीजी सो के उठा, या तो सीजी को आरपी ऑफ टी ने एप्लीकेशन दिया। आरपी ऑफ टी पढ़ाया थोड़ी अभी तक। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क। अगर उसने एप्लीकेशन दिया क्या करने के लिए? नेम चेंज करने के लिए। तो तुम कितने महीने में करोगे? 3 महीने में। क्या पास करके? ओआर। पर सर आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है क्या? रुक जाना यार, हमें मिला है क्या? नहीं। कैसे मिलेगा? आरओसी को बताना पड़ेगा। तो कंपनी को जब सीजी का ऑर्डर आ गया, उसने नाम चेंज कर दिया, तो उसको किधर जाना पड़ेगा? आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर जाओगे सर? अरे जोर से बोलो। 15 डेज। पर सर आपने तो बोला था ना कि जब भी आरओसी के पास जाना है 30 दिन में चले जाना। पर सर आपने यह भी तो बोला था ना कि लॉ एक्सेप्शन का खेल है। आपके एग्जेम्पशन के बीच में कौन आता है? एग्जेम्पशन। समझ रहे हो ना तुम? उल्टा बोला मैंने। आपके एग्जेम्पशन के बीच में कौन आता है? एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है सर? अगर नाम चेंज किया ना तो 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास लेके जाना पड़ेगा। सर हर जगह 30 बोलते थे, तो हर जगह 30 बोल देंगे तो एमसीक्यू किधर से आएगा? तो आईसीआई ने अलग से रिक्वेस्ट करके चेंज करवाया, बोले यहां पे नेम क्लॉज का चेंज तुमको तत्काल प्रभाव से 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। फिर आरओसी क्या देगा तुमको? सीओआई और गाली। बोले हर बार आ जाता भाई। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट था सर कि अगर आपने नाम नहीं चेंज किया तो हम चेंज कर देंगे और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। सेक्शन 16 खत्म। सर सेक्शन 17 प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी बताया मैंने, नंदन अगर मेरे से कॉपी मांग रहा है तो मेरे को 17 दिन में देना पड़ेगा। कितने दिन में? 7 डेज में कॉपी देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दे रहा हूं या अगर मैं उसको गलत कॉपी दे रहा हूं ना तो मेरे को लगेगी पेनल्टी। कितनी पेनल्टी वो अपन पढ़ लेंगे सेक्शन से। हाँ, 1000 रुपीज पर डे, नो अपर लिमिट। ठीक है, ये आपका सेक्शन 17 खत्म। सर क्या छोटे छोटे सेक्शन है? नहीं। सेक्शन 18 क्या है सर? तुमको कैसे पता? ऑडियो सुन के? ओ माय गॉड। सर सेक्शन 18 सुनोगे?
कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी। सर टेंशन मत लो, ये जो सेक्शंस में आपको छोटे छोटे ऐसे ही बता रहा हूं ना, ये लिखवाऊंगा भी, याद भी करवाऊंगा, पर एक बार ना कॉन्सेप्ट समझ लो तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, सेक्शन 18 क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है सर, कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी। अगर मैं आपको पूछूं लाइबिलिटी के बेसिस पे, तो आप मेरे को अभी करना है 2 मिनट कर ले। मैं एक बार फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं, मैं नहीं दिखूंगा, सुनो मेरी बात। हाँ फुल स्क्रीन भी नहीं दिखी, सुनो मेरी बात, सुनो। मैंने क्या कहा, कंपनी को अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस में डिवाइड करने बोलूंगा तो कितने कंपनीज हैं? क्या हो रखा है? मम्मी पापा की याद आ रही तुमको? हो क्या रखा है? अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करने बोलूं, कितने कंपनीज होते हैं? पहले 2, एक लिमिट, जोर से। दूसरा, लिमिटेड को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, शेयर्स, और दूसरा, ओए दूसरा गारंटी। गारंटी को 2 पार्ट, अनलिमिटेड का 2 पार्ट, 5 कंपनीज हो गए। अब सर अगर मैं कोई भी कंपनी का क्लास चेंज कर रहा हूं, क्लास चेंज करना मतलब पब्लिक से प्राइवेट नहीं होता, या प्राइवेट से पब्लिक नहीं होता। क्लास चेंज करना मतलब अगर मैं लिमिटेड बाई शेयर्स की जगह लिमिटेड बाई गारंटी में जा रहा हूं, या लिमिटेड कंपनी की जगह अनलिमिटेड कंपनी में जा रहा हूं, अगर मैं क्लास चेंज कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप, अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करना होगा। सर अगर मान लो मैं लिमिटेड बाई शेयर्स कंपनी हूं और अब मैं लिमिटेड बाई गारंटी बनना चाहता हूं, क्या मेरे को मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहला सवाल। क्यों? क्योंकि सर हर 5 कंपनी का मेमोरेंडम अलग है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, समझे? तो सर अभी मेरा मेमोरेंडम क्या है? A, टेबल A में। अब मैं बनना चाहता हूं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, मान लो हैविंग शेयर कैपिटल, तो मेरा मेमोरेंडम का फॉर्मेट तो चेंज होगा, तो मेरे को टेबल C में बनाना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे को क्या आर्टिकल्स भी चेंज करने होंगे? हाँ सर, आर्टिकल टेबल F में चेंज करके टेबल G में बनाना पड़ेगा। तो सर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि तुम अपना AOA और MOA का फॉर्मेट चेंज करो। ऑल्टरेशन हो गया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम जाओगे ROC के पास। तुमने चेंज कर दिया, ROC के पास लेकर के चले जाओ। ROC क्या करेगा? तुम्हारा फॉर्मर पुराना वाला जो मेमोरेंडम वगैरह है उसको काट देगा और नया वाला जो नाम है उसको रजिस्टर कर लेगा, और रजिस्टर करने के बाद ROC क्या देगा तुमको? सर्टिफिकेट देगा, और उस समय से तुम्हारा कन्वर्जन जो है इफेक्टिव हो जाएगा। क्या बच्चों वाला प्रोसेस था? हाँ, मतलब तुम MOA AOA ऑल्टर करो, ROC के पास जाओ, ROC नोट करके तुमको रिप्लाई दे देगा, और उसके बाद तुम्हारा कन्वर्जन इफेक्टिव हो गया। सर बच्चों वाला प्रोसेस तो सबको आता है ना। मैंने क्या कहा है, गेम कहां बदलता है? इसको इंग्लिश में लिखने में। इसको जब वही इंग्लिश में लिखने बोलते हैं तो तुम अभी हिंदी में तो बोल लोगे। कल एक स्टूडेंट आया, कहता है सर पूरा प्रोविजन आता है मेरे को, लेकिन मराठी में, और इंग्लिश में लिखना है अभी एग्जाम में, वो नहीं हो पा रहा है। प्रोविजन मेरे को पूरा आता है, तो कैसे करे? मैंने बोला अभी 2 महीना है, अच्छा सवाल पूछ रहा है तो कैसे करे? 2 महीने में सिर्फ लॉ पढ़ लो, रोज लॉ लिख लो, हो जाएगा। सुनो सर मेरी बात, सेक्शन 18 कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, कंपनी अगर कन्वर्ट हो रही है तो आपको क्या प्रोविजन लगेगा, इसको डिटेल में हम जब आंसर नोट्स में लिखेंगे और फिर रीड करेंगे तब अपने को याद हो जाएगा। सेक्शन 19 पहली बार पढ़ोगे तुम, सुनो ध्यान से। क्या है सेक्शन 19? खड़े हो जाओ। 3 एक्सेप्शन, नहीं खड़े हो जाओ। 3 एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है। अच्छा ये बता, सब्सिडरी होल्डिंग ऐसे कौन देखता है यार इतने खुले में? सब्सिडरी होल्डिंग का शेयर्स होल्ड कर सकती है? कैन अ सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी? कैन नॉट, बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस। पहला मैं बोलूंगा, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा ट्रस्टी। तीसरा, अरे वो किया था ना ऐसे ऐसे, नहीं समझ रहे? बिफोर, 2-3 में 1 बोला और खड़े रहे। नहीं, आप बोलो। वो बोल दूंगा क्या होता है, बोल। हाँ बिफोर, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। हाँ
बस तू देख लेना एग्जामिनर को कैसे समझा रहे हैं, मैं तो समझ गया। हाँ एक ही पॉइंट बोल देगा क्या 3 बार? हाँ वो समझ गया, बाकी 2 पॉइंट। ये कौन सा लॉ है? मेरे लग रहे हैं लॉ, आप बताओ। ये 2 हाथ निकाले, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये दोनों हाथ से कर रहा है, क्या है? ठीक है, तुम मेरे को बस 3 वर्ड बोल दो, मैं सबको माफ कर दूंगा। पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ट्रस्टीशिप, ठीक है, तीसरा बोल देना। भाई तुम लोग को चोरी करना नहीं आता क्या? अरे ऐसे कोई बोलता है, थोड़ा नीचे देख के बोल, मेरे सामने बैठा है उसके कान में बोल दे रहे यार। नंदन अच्छा कहा था किसी ने चैट पे। नहीं बोलूंगा, जाने दे, चैट वाले बोलेंगे सर आप तो, ये उनको लगेगा वहां से बैठे बैठे हम नंदन की बेइज्जती कर सकते हैं। सुनो मेरी बात सर, 3 पॉइंट क्या है? पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा बिफोर। अगर तुम पहले से शेयर होल्ड कर रहे हो, मतलब सब मिलके लिखोगे तो 3 पॉइंट लिख ही लोगे ना। वेरी गुड सर। उसके बाद क्या अपन ने सेक्शन 20 पढ़ा है? मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, ठीक है सर। ये सेक्शन 20 का रेफरेंस कम से कम आज से 5 बार आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉन्सेप्ट आपके आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात समझना। सर ये सेक्शन का नाम है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या होता है? सर ये कंपनी है, कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स आते होंगे, कोई भी भेजता होगा कंपनी को डॉक्यूमेंट्स। मान लो मेरे को रिलायंस का शेयर गिर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को गाली लिखनी थी, मैंने लिख दिया, अभी भेजना तो पड़ेगा कंपनी को। और दूसरी तरफ कंपनी को भी डॉक्यूमेंट्स बाहर भेजने होते हैं। किसको भेजता है सर कंपनी डॉक्यूमेंट्स? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंबर्स को भेजता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार्स को भेजता है ना, भेजता तो है। तो सर अगर आप कंपनी को डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हो या कंपनी डॉक्यूमेंट्स मेंबर्स को या रजिस्ट्रार को भेजना चाहता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स किधर भेजोगे? अगर नंदन एक मेंबर है और मैं कंपनी हूं, नंदन मेरे को कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है, किधर भेजेगा? ऑप्शन ए हेड ऑफिस, बी कॉर्पोरेट ऑफिस, सी रजिस्टर्ड ऑफिस, डी किधर भी भेज दो, सी रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब सर कंपनी के साथ जितना भी कम्युनिकेशन होना है वो किधर होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। सर क्या एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई और हेड ऑफिस गुजरात हो सकता है? सर कितने लोग होते हैं, अभी मैं पुणे में बैठा हूं, मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस उड़ीसा में है, मेरा इधर काम चल रहा है, तो ऐसा रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई वैल्यू नहीं होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस तुम दुनिया में किधर भी कर लो, पर एक चीज ध्यान रखना, योर रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी केपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशंस। मतलब ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस में जा रहे हो, वो जगह में घुस ही नहीं सकते या अंदर कोई है ही नहीं, बस रजिस्टर्ड ऑफिस में इतना ध्यान रखना कोई ना कोई कम्युनिकेशन लेने के लिए होना चाहिए। तो मेरे घर में कोई ना कोई लोग होने चाहिए वो कम्युनिकेशन लेने के लिए, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत अच्छा है। तो सर कंपनी को अगर मेंबर कुछ भी भेजना चाहता है तो कैसे भेजेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगा। पर सर कैसे भेजेगा? कुरियर करेगा, फोन में भेजेगा, फैक्स करेगा, ईमेल करेगा, क्या करेगा? तो लॉ ने बोला हम मोड्स बता रहे हैं, सुनो, लॉ बताएगा, तुम सुनोगे, आ जाएगा रे, देखो, ठीक है। सुनो, उस बेचारे को इसी के लिए कॉल कर दिया था मैंने। सुनो, मैंने क्या कहा? नंदन अभी कंपनी को कुछ भेजना चाहता है, ये रहा नंदन, नहीं नंदन जाने दो, आज चंदन लेंगे, चंदन, ठीक है, चंदन कंपनी को कुछ भेजना चाहता था, तो कैसे भेजेगा? पहला रजिस्टर्ड पोस्ट, दूसरा स्पीड पोस्ट, तीसरा कुरियर। सर ये 3 चीज समझो पहले, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर। सर रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है? ये जो तीनों पोस्ट होता है ना, मैं एक साथ समझाता हूं। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर में क्या सिमिलैरिटी होती है कि उसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलता है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी मतलब क्या? अगर नंदन मेरे को कोई चीज भेज रहा है और वो मेरे को मिल गया ना, तो मेरे को साइन करना पड़ेगा, और वो साइन क्या हो जाता है? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अगर आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज रहे हो, ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब नॉर्मल पोस्ट, इसको हम कहते हैं बाई पोस्ट, बाई पोस्ट।
बाई पोस्ट का मतलब क्या होता है, अगर नंदन ने मेरे को कोई चीज बाई पोस्ट से भेजी तो वो आएगा, मेरे को देके चला जाएगा, मैं कोई साइन नहीं करूंगा, उसमें कोई प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिलती, कल को कोई प्रूव नहीं कर सकता कि वो मैंने ही लिया है, ये होता है बाई पोस्ट। पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये चीज में एक कॉमन चीज होता है क्या, कि आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलती है। सर स्पीड पोस्ट किधर से करवाते हो आप? ब्लू डार्ट जाकर के। स्पीड पोस्ट आप करवाने जाते हो इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास। कोरियर कैसे करवाते हो? इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास। कोरियर के लिए आप जाते हो ब्लू डार्ट, डीटीडीसी वगैरह के पास। और रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए भी आप कोरियर में भी जा सकते हो और इंडियन पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट में खासियत क्या रहती है पता है? थोड़ा महंगा रहता है। रजिस्टर्ड पोस्ट में बेसिकली आपको स्पीड डिलीवरी मिलती है, फास्टेस्ट डिलीवरी मिलती है। तो ये 3 तरह का कोरियर है, तो वो इस तरीके से मेरे को कोरियर भेज सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मेरे ऑफिस ही आ गया सीधा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस लेकर के आके हैंड डिलीवरी कर रहे, मतलब आया और मेरे को हाथ में थमा करके गया कोरियर, तो ये हो गया हैंड डिलीवरी। 4th पॉइंट क्या हो गया? हैंड डिलीवरी। और लास्ट पॉइंट क्या है? एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या? सीधा ईमेल भेजा या फैक्स भेजा, ये भी आपका क्या होता है? पोस्ट होता है। सर ये 5 तरीके से वो मेरे से कम्युनिकेट कर सकता है। कहां पे कम्युनिकेट करेगा दोस्तों? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कैसे कम्युनिकेट करेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, हैंड डिलीवरी, जोर से बोलो, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। सर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में क्या आता है? ईमेल और फैक्स, ठीक है। अब सर ये तो हो गया तब जब आप कंपनी के पास लेके आ रहे हो। जब कंपनी यहां से मेंबर के पास जा रहा है, मतलब तुम लोग मान लो मेरे सारे मेंबर्स हो, मेरे को तुमको क्या भेजना हो सकता है? देखो सर कंपनी को 2 लोग चलाते हैं, या तो मेंबर्स या फिर बोर्ड। मेंबर्स कैसे चलाते हैं? मेंबर्स इकट्ठा होते हैं जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग में क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। अब तुम लोगों को यहां इकट्ठा करने के लिए मेरे को तुमको जगह, टाइम, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ये मैं कैसे बताऊंगा तुमको? मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा लिख करके कि भाई 10 तारीख को 10 बजे हमारे यहां पे 10th फ्लोर पे मीटिंग है, ठीक है। तो ये मैं जो भेजूंगा इसको हम क्या कहते हैं? नोटिस ऑफ अ मीटिंग। क्या? नोटिस ऑफ अ मीटिंग। हजरात आपकी मीटिंग है 10 तारीख को, ये एक नोटिस में लिख करके मैंने भेज दिया। अब सर ये नोटिस अगर मैं मेंबर को भेज रहा हूं तो मैं कैसे भेज सकता हूं? तो लॉ ने कहा सुनो, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी और अदर ई मोड से भेज सकते हो। तो सर यही बोल दो ना, सेम है। पर इन्होंने एक और चीज लिख दी कि आप नॉर्मल पोस्ट से भी भेज सकते हो। नॉर्मल पोस्ट मतलब क्या? मैं तुमको भेजूंगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिलेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? तुम अगर मेरे को कोई चीज भेज रहे हो ना तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए। पर मैं अगर मेंबर्स को नोटिस भेज रहा हूं तो मैं नॉर्मल पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेजूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉ में लिखा है कि जब आप जब मेंबर को कोई चीज बता रहे हो, आप नॉर्मल पोस्ट से भेज दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें, नंदन अगर मेरे को कोई चीज भेज रहा है, मैं कंपनी, तो क्या नंदन मेरे को ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकता है? नहीं। पर मैं अगर नंदन को कोई चीज भेज रहा हूं, क्या मैं ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकता हूं? एब्सोल्युटली यस। समझे? सर आप सुनो, अब इन्होंने बोला हम एक डीमिंग प्रोविजन लगाएंगे। सर आपने कभी एक वर्ड सुना है डीम्ड? अगर मैं आपको पूछूं नंदन लड़का है कि डीम्ड लड़का है, तो तुम क्या बोलोगे? लड़का है। वो मेरे को नहीं पता भाई, देख ऑनेस्टली। तो नंदन क्या है? डीम्ड लड़का है। सर नहीं, नंदन लड़का है, नंदन लड़का है। पर सर डीम्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड मतलब है नहीं पर मान लेंगे। अब तुम बोलो नंदन लड़का है कि डीम्ड लड़का है? डीम्ड लड़का है, ठीक है। चंदन, ठीक है, चंदन लड़का है कि डीम्ड लड़का है? डीम्ड लड़का है, ठीक है। सर डीमिंग मतलब क्या? डीमिंग मतलब मान लो नहीं है पर ऐसा मान लो कि है। अब सर डीमिंग प्रोविजन मतलब इट रियली डज नॉट एग्जिस्ट बट यू हैव टू बिलीव इट एग्जिस्ट। सर अगर मैं एक कुरियर भेज रहा हूं, अगर आज मान लो आज 15th ऑफ जनवरी है, मैंने अगर आपको एक कुरियर भेजा और वो आपको रिसीव कब हुआ? 25th ऑफ जनवरी। और अगर मैं आपको पूछूं कि ये कुरियर डिलीवर कब हुआ, तो आप बोलोगे 25th ऑफ जनवरी। पर मैं अगर ये बोलूं कि ये 25th ऑफ जनवरी नहीं, ये जिस दिन हमने भेजा था ना उसके 2 दिन बाद ही डिलीवर हो गया, तो आप क्या बोलोगे? सर पागल हो गया, छोड़ दो, वो अलग बात है। पर लॉ क्या कह रहा है? सुनना, लॉ कह रहा है कि भाई
आपको एक प्रोविजन बताता हूं, ध्यान से सुनना। सर आपके जनरल मीटिंग्स होते हैं, आपको पता है जनरल मीटिंग्स क्या होते हैं? जनरल मीटिंग्स आर बेसिकली मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा सुनो, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट सुन लो, बच्चे हो तुम अभी, कॉन्सेप्ट सुनो। सर कंपनी कौन चलाता है? दो लोग चलाते हैं, एक शेयर होल्डर, दूसरा बोर्ड। शेयर होल्डर्स चलाने के लिए क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाने के लिए क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग्स। अब सर बोर्ड मीटिंग्स कितने तरह के होते हैं? कुछ नहीं, एक ही तरह का होता है बोर्ड मीटिंग। पर सर जनरल मीटिंग कितने तरह के होते हैं? जनरल मीटिंग दो तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग। क्या? अरे सर एक होता है जनरल एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर एनुअल जनरल मीटिंग मतलब क्या? जो साल में एक बार मैंडेटरी होता है, मतलब साल में मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे, वो तो पक्का है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब क्या? अभी आप रैंडमली कभी भी मीटिंग बुला रहे हो ना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही कहते हैं। अब सर मीटिंग में डिसीजंस कैसे होते हैं? वोटिंग करके। वोटिंग से क्या होता है सर? रेजोल्यूशंस पास होते हैं। रेजोल्यूशंस पास करने के कितने तरीके? तीन, OR, SR, UR। UR मतलब यूनानिमस, मतलब कितने लोग? 100%। OR मतलब मोर देन 50%। और SR मतलब मोर देन 75%। तो सर इस तरीके से रेजोल्यूशन पास होता है। अब ये जो जनरल मीटिंग मेरे को बुलाना है, जनरल मीटिंग, मान लो अगर मैंने बोला, आज क्या डेट है? 5 सितंबर। मान लो मेरे को मीटिंग बुलाना था 5 सितंबर को, ठीक है? तो मेरे को मीटिंग बुलाने के लिए क्या देना पड़ता है? नोटिस। नोटिस देना पड़ता है। अगर मैं आज सुबह तुमको बोलता कि आज मीटिंग है, आ जाओ, तो क्या ये वैलिड नोटिस है? नहीं। तो लॉ ने कहा नोटिस जो है ना, तुमको 21 क्लियर डेज पहले देना चाहिए। कितने दिन पहले? कम से कम 21 क्लियर डेज पहले दो। मतलब अगर 5 सितंबर को है ना, तो उसके 21 दिन पहले देना। सर ये क्लियर डेज क्या होता है? अभी जाने दो। क्लियर डेज मतलब वो जिस दिन बादल नहीं रहते, जिस दिन बादल नहीं है, बारिश होने का संभावना नहीं है, आराम से कुरियर पहुंच सकता है, उसको क्लियर डेज कहते हैं। क्या होता है? हाँ, नालायक। सुनो सर, क्लियर डेज मतलब क्या? बेसिकली क्लियर डेज का कैलकुलेशन होता है, कुछ चीजों को हटाया जाता है, कुछ चीजों को इंक्लूड किया जाता है। पर अभी के लिए ये समझ लो 21 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। सर अब ना बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कोर्ट में। क्या होता है? मैं शुभम सिंघल और मैं रिलायंस का शेयर होल्डर। अब रिलायंस ने मेरे को नोटिस भेजा, पर मेरे को नोटिस मिला नहीं, और मैं उस पर केस कर रहा हूं कि तूने मेरे को 21 डेज पहले नहीं भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा। वो लड़ रहे हैं कि भेजा भेजा भेजा। अभी कोर्ट में हर दिन केस जाने लगे सर कि नोटिस मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। तो लॉ ने बोला रुको जरा, हम इसको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, हम बता देते हैं नोटिस कब डिलीवर हुआ, कब माना जाएगा, वो चीज हम बता देते हैं, उस हिसाब से तुम डिसाइड कर लेना। क्या कहा लॉ ने? सर सुनो, अगर आपने नोटिस भेजा है 1 जनवरी को, किस चीज का नोटिस? मीटिंग का नोटिस, तो लॉ ने बोला उसके 48 आवर्स बाद ना हम ये डीम कर लेंगे कि आपका नोटिस डिलीवर हो गया। क्या बात कर रहे हो? अगर मैं मुंबई में हूं और मुंबई से मैंने तुमको कोलकाता भेजा नोटिस, कितना दिन लगता है सर पहुंचने में? 7 दिन। तो लॉ ने कहा 7 दिन 10 दिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजा है आपने? मीटिंग का नोटिस भेजा है। तो ये जो नोटिस है ना, ये हम मान लेंगे 48 आवर्स में डिलीवर हो गया। मतलब जब जाके मैंने पोस्ट ऑफिस को दिया, उसके 48 आवर्स में डीम्ड डिलीवर। सर डीम्ड वर्ड क्यों आया? क्योंकि सच में तो डिलीवर हुआ नहीं है, आपको मानना ही पड़ रहा है डिलीवर हुआ है, इसलिए डीम्ड वर्ड आया। तो सर अगर आप समझो, अगर 1 जनवरी सुबह 11 AM को मैंने जाकर के डॉक्यूमेंट दे दिया, क्या डॉक्यूमेंट दिया है मैंने? मीटिंग का नोटिस, तो कब डिलीवर माना जाएगा? 48 आवर्स के अंदर, मतलब 3 जनवरी को सुबह 11 बजे डिलीवर्ड मान लिया जाएगा, भले वो क्यों ना 4 फरवरी को पहुंचे, अगले महीने के फरवरी को क्यों ना पहुंचे, हम मान लेंगे इस दिन डिलीवर हो गया है। तो अगर इस दिन डिलीवर हुआ है ना, तो इस दिन से देख लेना भाई तेरे को 21 डेज मिला था क्या मीटिंग का? अगर मिला था तो ये वैलिड नोटिस है। क्या है ये? वैलिड नोटिस है। पर सर सुनो, ये केस कब लगता है? जब आप नोटिस का डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, उसके अलावा कोई भी और डॉक्यूमेंट भेजोगे ना, तो क्या होगा? तो भी एक डीमिंग प्रोविजन लगेगा। मान लो सर मैं स्पीड पोस्ट वाले के पास गया और मैंने बोला मेरे को मुंबई से कोलकाता एक डॉक्यूमेंट भेजना है। उसको मैंने पूछा कितने दिन लगेंगे, तो उसने बोला 7 दिन लगेंगे। ठीक है, अब मैंने यहां पे 1 जनवरी को भेजा और वो एक्चुअल में उसको कब पहुंचा? 20 जनवरी को, मतलब 20 दिन बाद पहुंचा।
सर कुरियर वाले ने कितना दिन बोला था? 7 दिन। कितने दिन में पहुंचा? 20 दिन। लॉ ने बोला मान लो 7 दिन में पहुंच गया। बोले मा लाइफ मा लॉ मा रूल्स। बोले 20 दिन में पहुंचा ना, ऐसी तैसी। कुरियर वाले ने कितना दिन बोला था? 7 दिन। तो 7 दिन बाद डीम डिलीवरी। बोले क्यों सर? क्योंकि देखो होता यही था, कोई बोलता था मैं आसाम में रह रहा हूं, तुम मुंबई से नोटिस भेज रहे हो, मेरे को मिला नहीं, मैं गुवाहाटी में रह रहा हूं, इधर रह रहा हूं, उधर रह रहा हूं। बोले कितना करेंगे हम भाई, इधर इतना दूर है, उधर इतना दूर है, हम इतना सब कर नहीं सकते। एक सिंपल सा काम करो, डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या तुम्हारा डॉक्यूमेंट कोई एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी मीटिंग का नोटिस है? हां, तो 48 आवर्स बाद डीम डिलीवरी। क्या उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है? हां, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जितना टाइम लगता है ना, उतने टाइम में डीम डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी भले कितने दिन बाद ही हुआ हो, पर सर क्योंकि यहां पे आप डिलीवरी हुआ नहीं है फिर भी मान रहे हो, इसलिए वर्ड क्या आता है? डीम्ड। सर ये आपका सेक्शन 20 था। मेरी गलती, मैंने नहीं लिखा भाई। तुमको क्या लगता है मैंने लिखा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, और फिर अगले वाले में अचानक से नॉर्मल पोस्ट भी डाल दिया? नहीं। क्या है सर सेक्शन 20? एक बार याद करोगे? एक बार याद करोगे क्या? गुड मॉर्निंग, याद करोगे पक्का? सर सेक्शन 20 क्या है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स? या तो कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है या कंपनी कोई डॉक्यूमेंट भेज रही है। अगर कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो कैसे आएगा? 5 मोड से, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आता है? ईमेल और फैक्स। ये 5 मोड से आ सकता है। अब अगर आप कोई कुरियर भेज रहे हो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, किसको? मेंबर को या रजिस्ट्रार को, तो कैसे भेजोगे? 6 मोड है। पहला पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी, 6th इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या 2 इलेक्ट्रॉनिक मोड है? ईमेल और फैक्स। ये तो हो गया सर नॉर्मल प्रोविजन। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी कब माना जाता है? जब डिलीवरी हो जाता है तब माना जाता है। पर अगर कंपनी मेंबर्स को कोई चीज भेज रही है, मैं कंपनी तुम मेंबर्स हो, तो डीम्ड डिलीवरी का प्रोविजन आता है। अब उस केस में डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक तरफ आ जाता है नोटिस जनरल मीटिंग का, दूसरे तरफ आ जाता है बाकी डॉक्यूमेंट्स। नोटिस के केस में कितने घंटे में डिलीवरी देनी मानी जाती है? 48 आवर्स में डीम्ड डिलीवरी। और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो कितनी देर में डिलीवरी मानी जाती है? बोलो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जितने टाइम में डिलीवर हुआ तब जाके डिलीवरी माना जाता है। मतलब अगर मैंने पूछा कितने दिन में पहुंचेगा तो उसने कहा नॉर्मली 7 दिन लगता है, तो 7 दिन बाद डिलीवरी मान लिया जाता है। अब सर इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए कि मैंने ब्लू डार्ट को पूछा उसने 5 दिन बोला, मैंने डीटीडीसी को पूछा उसने 7 दिन बोला, तो आप क्या लोगे? तो बोले आप एवरेज ले लो, इतना मत घुसो, आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो। 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन कोई बोल रहा है, तुम एक एवरेज 7 दिन का ले लो और उतने दिन में डीम डिलीवरी मान लो। तुमको पर एक्चुअल डिलीवरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। समझे सर? पक्का? एक फाइनल में एक केस लॉ है, केस इंटरेस्टिंग है, सुनना। एक शेयर होल्डर को मीटिंग का नोटिस आया, शेयर होल्डर का मीटिंग का नोटिस आया, उसने हाथ में नोटिस लिया और उसमें लिख दिया नहीं चाहिए करके वापस भेज दिया कंपनी को, और बाद में 15 दिन बाद कंपनी पे केस ठोक दिया। क्या? बोले मेरे को नोटिस ही नहीं मिला। बोले नोटिस भेजा तो था, तूने उसमें लिखा ही नहीं चाहिए। तो बोलते अच्छा ये नोटिस था क्या? नहीं, पर मेरे को तो मिला नहीं ना क्योंकि मैंने लिया नहीं। और ये लोग चले गए लड़ते लड़ते कोर्ट। मतलब तुम सोचो आज से 50 साल पहले वो कंपनी, वो इंसान और कोर्ट तीनों कितने विल्ले थे। बोले मेरे को नोटिस नहीं मिला, और नोटिस नहीं मिला तो वो बंदा क्या कहते हैं? मेरे को नोटिस नहीं मिला ना, मीटिंग इनवैलिड। बोले मीटिंग में तुम जो 1000-1200 लोग मिले थे ना, वो इनवैलिड, उसमें जितना भी डिसीजन लिया इनवैलिड। तुमको क्या लगता है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा? क्या डिसीजन देगा कोर्ट उसमें? सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़ा था, गाली देते देते रह गया वो बस, पर उसने यही बोला पागल वागल हो गए हो क्या? एक तो कंपनी और एक मेंबर कि तुमने उसने रिप्लाई किया कि नहीं चाहिए मेरे को, और वो कंपनी ने भी रख लिया, बोले नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए। और वो मेंबर को भी लिखा कि क्या भाई दिमाग किधर है, तुमको नोटिस मिला है तो तुमको रखना पड़ेगा, तुम मना कर देने से वो सर्व नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना जाएगा, तुमको मिल गया हाथ में, वो नोटिस सर्व हो गया। सर ये चीजें अपन कहां पढ़ते हैं? फाइनल लेवल पे। तो क्या लगता है फाइनल ज्यादा इजी है कि इंटर? इतने समय तुमने फाइनल को जज कर लिया क्या? ठीक है, फाइनल ज्यादा इजी है ना, तो सोचो अभी इसीलिए वो इंटर का कोर्स इजी बनाने में लगे, बोले लाओ उधर का कंटेंट यहां, मजा आएगी। सर सेक्शन 20 समझा क्या था? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट।
सर सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या था? जल्दी आ गया। 2 क्लॉज 11 पक्का? 11 है कि 7 है? 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 87, सेक्शन 20, सेक्शन 20, 19, सब्सिडरी कंपनी। सर सुनो, अभी मैं आपको सेक्शन 3 से सेक्शन 20 बता रहा हूं, पूरा सुनो, उसके बाद पूरा लिखना है, उसके बाद एमसीक्यू खेलना है, फिर जाना है। सेक्शन 3 से सेक्शन 20 ध्यान से सुनो। सर मैं अंदर के थोड़े प्रोविजंस भी याद करवाऊंगा, सुन लो। सेक्शन 3 क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, से फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3A, members to be severally liable and can be severally sued। कब होगा? अगर 6 महीने से ज्यादा आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, जब आपका नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट से कम हो गया है। सेक्शन 4 क्या है? मेमोरेंडम। सेक्शन 5, सेक्शन 7 पक्का? सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 8, सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सेक्शन 7 हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 8 हो गया चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाले कंपनी। सेक्शन 9 तुम बोलोगे नहीं पता है, भाई बता रहे, सुनो सुनो सर सुनो। इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपकी एक कंपनी उसी तरीके से। सेक्शन 9 क्या है कि जब आपकी कंपनी, एक बार सुन लो, तुमको याद नहीं करवा रहा हूं, लिखवा भी नहीं रहा हूं, बस एक बार सुन लो। सेक्शन 9 क्या है? एक कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या होता है? तुमको पता है क्या होता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कैन सू और कैन बी सूड, कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। ये सब कब होता है? जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ये सेक्शन 9 है। सेक्शन 10, व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स बिकम बाइंडिंग टू ईच अदर। मतलब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो मैं कंपनी को रिस्पॉन्सिबल हूं और कंपनी मेरे को रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के बीच में एक बाइंडिंग अग्रीमेंट बन जाता है, पर मेंबर्स आपस में रिस्पॉन्सिबल, आपस में बाइंड नहीं होते। मतलब मान लो आप सारे मिलकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हो, तो रिलायंस का और तुम्हारा बाइंडिंग है, तुम दोनों कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हो, पर क्या तुम लोग आपस में बाउंड हो? नहीं सर। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस हल्का सा मैंने तुमको बताया। सेक्शन 10 ऐसा कुछ है। सेक्शन 10 है, अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है। सेक्शन 10 है क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 15 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। 15 ऑल्टरेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। बोलो, ऑल्टरेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। कौन करता है? ट्राइब्यूनल। कौन ऑर्डर देता है? आरओसी, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कब? अगर उसको लगता है नाम में कुछ तो भी गड़बड़ है। सेक्शन 17 अरे अगर कोई मेंबर मेरे से कॉपी मांगेगा तो मेरे को उसको अपडेटेड ऑल्टर्ड मेमोरेंडम देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पे लग जाएगा फाइन। समझे? 15 और 17 में बोल रहे हैं नोट कर लेना, तुमने नोट नहीं किया तो पेनल्टी। 17 में बोल रहे हैं नोट कर लेना, अपडेट करने के बाद नया रिवाइज वाला उसको देना। 15 में मेंबर नहीं आता है, 15 में अंदर की बात है, 17 में मेंबर आ जाता है। 18 conversion of a company from public to private, from limited by guarantee to limited by shares, या ऐसा। क्लास ऑफ कंपनीज मतलब क्या होता है? लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड, इस तरह का कन्वर्जन। 19 सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक सेकेंड खड़े हो जाओ, नहीं पीछे, ऐसे ही कोई टेंशन मत ले। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 2 पार्ट है। मैं कंपनी हूं तो मेरे को या तो कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है
या मैं डॉक्यूमेंट्स मेंबर या रजिस्ट्रार को भेज रहा हूं, मेरे को डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो कौन कौन से मोड से आ सकता है? पहली बार में इतना जल्दी जल्दी गिना। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी और बाई एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड सच एज फैक्स और ईमेल। पर अगर मैं मेंबर को या रजिस्ट्रार को नोटिस भेज रहा हूं, मैं कंपनी हूं, मेंबर को या रजिस्ट्रार को भेज रहा हूं, तो मैं कैसे भेज सकता हूं? 6 मोड से। 5 तो सेम रहे, एक और नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में फर्क क्या होता है? प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिलता है, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाता है। अब सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही बताएगा। डीम्ड प्रोविजन था एक। अच्छा चल बैठ जाते को आते बाजू वाला। डीम्ड प्रोविजन था एक। डीम्ड प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा? जब मैं मेंबर को कोई चीज भेज रहा हूं। तो मेंबर को मैं जो भी भेज रहा हूं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला नोटिस ऑफ मीटिंग, दूसरा कोई भी और डॉक्यूमेंट। अगर मैं मेंबर को नोटिस ऑफ मीटिंग भेज रहा हूं तो कब डीम्ड डिलीवर माना जाएगा? हाँ, मराठी में आता माझी सटकली बोलते हैं ना, आता माझी मला राख येतो भाई। खड़े रहे। हाँ, 48 आवर्स फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम द डे यू हैंड इट ओवर टू द पोस्ट, उसके 48 आवर्स में डीम डिलीवर माना जाता है। अगर नोटिस के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हो तो, नोटिस हो तो, नोटिस के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हो तो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जब डिलीवर होता है तब डिलीवर्ड माना जाता है। बैठ जा। ये कौन सा प्रोविजन था सर? ये सेक्शन 20। अब सब एक ब्लैंक पेज खोलोगे, सुनो, सेक्शन 3 से 22 तक लिखना है, घुस घुस के प्रोविजन मत लिखना, ठीक है? 21 और 22 तुमको नहीं आएगा, पर वहां पे लाइन छोड़ देना, क्योंकि वहीं पे बाकी 2 भी लिख लेंगे तो हमारा एक कंप्लीटनेस आ जाएगा। सुनो, 1 सेकेंड प्लीज सुन लो, मेरे को मत दिखाना, मतलब मैं तो देखूंगा ही, पर प्लीज एक बार अपने आप को टेस्ट करो कितना याद आ रहा है। जो नहीं आ रहा है प्लीज कॉपी मत करना, वहां पे रेड पेन से लिख लेना, भाई तेरे को ये सेक्शंस नहीं याद आ रहे हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और ऑनलाइन वालों नालायको, तुम लोगों को भी लिखना है जल्दी जल्दी। प्रतीक पूछ रहा है सर सब्सक्राइबर को कितने पैसे लाने हैं? जितना उसने मेमोरेंडम में लिखा है उतने पैसे उसको लेकर के आने हैं।
बस 1 मिनट और है फिर रोक दूंगा, और चुप रहे एकदम, बस 1 मिनट और है फिर रोक दूंगा सबको। गाइस ऑनलाइन वाले तुम्हारा लिख के हो जाए तो डन का मैसेज दो। भक्ति, मयूरी, प्रतीक, केशव, नौशीन, रौनक, बस स्टॉप गाइस, स्टॉप। सुनो, मेरे तरफ कोई नहीं चलाएगा, बस 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 बस। ठीक है सुनो सर, सेक्शन 3 से लेकर के 20 तक था, टोटल कितने सेक्शंस हो रहे हैं? टोटल 19 सेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब 19 सेक्शंस में से तुमने कितने सही किए हैं वो देखेंगे। तुम लोगों को एक हेल्प कर देता हूं, सेक्शन 11 था ही नहीं, तो सेक्शन 11 काट दो। उसके अलावा रुको, अपने नोट्स को अपने बाजू वाले को दो, और बाजू वाले के तुम्हारे नोट्स मेरे को दे दो, अपने नोट्स। अच्छा एक सेकेंड, किसी कोई अकेला पढ़ रहा है? हाँ इधर आ गया, आ गया। अपने नोट्स अपने बाजू वाले को दो, उसको एक बार पढ़ने दो और वो मार्क्स देगा। आप ये बताओगे आउट ऑफ 19 कितने मार्क्स आए आपको। एंड एनीवन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 12 इज डूइंग वेल। एनीवन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 12 इज डूइंग वेल। ओए वो नीचे वाला नोट्स ले, नीचे ये नोट्स ले, हाँ उसको चेक, ये ले इसको चेक कर, और ये लो उसका चेक करो। आप क्या करोगे, करेक्ट सेक्शन नंबर एकदम, ओए ओए चेक, बाजू वाले का लो अपना, पढ़ तो ले क्या लिखा है। सुनो, बाजू वाले का स्कोर दोगे आप 19 में से जितने सेक्शन सही उसके 1 नंबर, पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं चाहिए। कॉन्टेक्स्ट अगर पता है तो उसको मार्क्स दे दो, नहीं पता है तो उसको 1 नंबर काटो। 19 में से स्कोर दोगे सबको, और उसमें देख के सीखो भी कि कोई मेरे से बेटर लैंग्वेज लिख रहा है क्या सेक्शन के नंबर में भी। अच्छा तू यहां बैठा था क्या? इसका पेपर, इसका भी चेक कर लो एक बार। जिसके भी 12 नंबर या उससे कम आए हैं, 12 और लेस खड़े हो जाओ प्लीज, 12 और लेस खड़े हो जाओ। 12 या उससे कम प्लीज खड़े हो जाओ। गाइस 12 या 12 से कम सब खड़े हो जाओ। कितने आए? वेरी गुड, सारे सही, क्या बात है। कितने? 13, वेरी गुड।
कितने? गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. कितने आए? शाबाश. हे, क्यों? एक गलत हो गया. खड़े हो सर. 12 या 12 के ऊपर, 12 या 12 के नीचे वाले सब खड़े हो जाओ. गाइस, फॉर दोज हु गॉट 17, 18, 19, एक बार हाथ उठाओ प्लीज. क्लैप्स फॉर दीज पीपल. वेरी गुड. एट दिस स्टेज अगर तुम 17 सेक्शन नंबर्स याद कर ले रहे हो तो तुम चीर फाड़ मचा दोगे एकदम आराम से. कोई बात ही नहीं है. अभी तो अगर तुमको 15 भी याद हो गए बहुत हो गए, पर तुमको अगर 17, उसमें भी 5-6 सेक्शन. वाई डिड आई कीप अ बेंचमार्क ऑफ 12? बिकॉज 5-6 सेक्शन आज भी कच्चे हैं आपके, जैसे कि सेक्शन 9, सेक्शन 10, 15, सेक्शन 17, ये वैसे भी कच्चे हैं आपके अभी. तो मैंने इसलिए 12 का लिमिट रखा. पर 12 या 12 से कम जो हो, क्या प्रॉब्लम हुई? क्या प्रॉब्लम? नहीं, अरे इट्स ओके, जेन्युइनली बोलो. मतलब याद नहीं कर रहे हो, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं आया, क्योंकि 12 सेक्शंस तो ऐसे हैं. 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 12, 13, 14, 15, और एक और बोल ले 16, 19. ये सब 12-13 सेक्शन तो ऐसे ही याद हो जाने चाहिए. क्या हुआ? किसके जगह अमेंडमेंट लिख दिया? नहीं, बट दैट इज जस्ट वन सेक्शन ना आपके. हाँ नहीं, बट 19 में से आपको 12 आए ना, मतलब 7 सेक्शन तो. हाँ तो 8 सेक्शन गलत हुए ना. क्यों? याद नहीं आए? क्यों? हाँ गाइज, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड प्लीज. गाइज एक सेकेंड प्लीज. क्यों? कल ऑडियो सुना था, ध्यान से सुना था, फिर आपको क्या हुआ? जोर डाला दिमाग पे, निकालने की कोशिश की दिमाग से. क्यों? अच्छा तो टाइम नहीं हुआ क्या? फिर ठीक है. आपका याद नहीं आया? रिवीजन नहीं हुआ था? क्या किया जाए? क्या बोलते हो? साम दाम दंड भेद, क्या किया जाए? तेरा कितना आया? तेरा क्या किया जाए? तुम लोगों के लिए ताली बजवा दिया मैं. क्या किया जाए? क्या बोलते हो? कुछ ऐसा लग रहा है कुछ करना चाहिए कि बस 2 मिनट में याद हो जाएगा? फिर से लिख के आओगे आप? आपको क्या हुआ? वाई? वाई? नंबर्स, ये क्या बहाना हुआ? किसी को नहीं होते. कोई लगता है तुमको जिनको 17-18 है बोले भाई नंबर तो मेरे को रैंडम याद हो जाते हैं? ऐसा होता है किसी के साथ? सेक्शन नंबर्स किसी को लर्न नहीं होते हैं. और जितना लॉजिक से लर्न करोगे ना उतनी लाइफ इजी हो जाएगी. जैसे कि आपको पता है सेक्शन 4 और 5 मेमोरेंडम में, सेक्शन 13 और 14 ऑल्टरेशन है. आपके दिमाग में एक बार गया कि भाई 9 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस नहीं है, तो वो एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होएगा. क्या हुआ?
लेक्चर मिस हो गया आपका, याद नहीं आया। गाइज मेरे नोट्स हैं आपके पास, उसमें ऊपर एक लाइन लिखा है, यहां पे नोट्स में नीचे एक लाइन लिखा है, यहां पे नीचे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? यू कैन ईदर हैव एक्सक्यूजेस और रिजल्ट्स, नॉट बोथ। क्लास नहीं देखा, याद नहीं आया, याद नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, ये सब बहाने हैं। जो तूने बोला ना कि सर अभी 2 मिनट में याद कर लूंगा, आई विल टेल यू अबाउट पीपल लाइक यू। यू आर ब्लेस्ड प्रॉबेबली बट यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। सीए में ना ब्लेस्ड और हार्ड वर्किंग दोनों होने से पास होते हो आप। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो पर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते तो भी नहीं होगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो पर आप एक्टिव नहीं रहते, आप समझते नहीं हो, चीज़ें याद नहीं करते हो, तो भी नहीं होगा। राइट? तो क्या करना है आप लोगों को? दोनों करना है। तो कब प्लान है, क्या प्लान है? मुहूर्त निकलवाएं, अभी आ रहे हैं पंडित जी, अभी करेगा। क्या करने वाले हो तुम लोग? भाई आई एम टेलिंग यू 12 इज नॉट गुड गाइस, 12 इज वेरी बैड। एंड आप लोगों के लिए जितना है वो तुम्हारे रिजल्ट्स मेरे रिजल्ट्स हैं। तो क्या मतलब, देखो कुछ लोगों ने लाए 19, कुछ लोगों ने लाए 18, कुछ लोगों ने लाए 17, मतलब समझ तो आ रहा है, ठीक है, याद तो हो रहे हैं, पर क्या फर्क रह गया? कुछ बच्चे, ही दैट गाय ही केम टू मी एंड ही सेड लॉ सर डिफिकल्ट लग रहा है, उसने भी लिख लिया ना 12 से ज्यादा। फिर कौन सा है, कौन सा है फोन, कौन सा है? अच्छा, अरे ये मेरे को लेना है, सैमसंग का फोन दे, खोल के देना। और भाभी का नंबर? सर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, फोन बजेगा नहीं ना अभी फिर से? हाँ, आने वाला है कॉल, खाने का बताने का है। हाँ, किसका बर्थडे? ठीक है, यहां मैं रुक जाता हूं, सुनो मेरी बात। सर 12 बहुत खराब है, आई वुड से, ठीक है। घर जाकर के एक बार रिवीजन ऑडियो सुनना। क्यों पता नहीं, कुछ लोगों से तो मेरे को उम्मीद भी नहीं हो रही है तुम करोगे, पर जो लोग मानते हो एक बार जा करके रिवीजन ऑडियो सुनना, सेक्शन 3 से 20 तक लिखना। तुम्हारा क्या हो रहा है ऑनलाइन वालों? 18 आए, 16 आए, एक कहता है प्लीज चेक व्हाट्सएप। किसका, मेरा कि गुरनीत का? प्लीज चेक व्हाट्सएप लिखा है, मेरा ही होगा, तेरा थोड़ी होगा। सुनो सुनो, लिखोगे घर जाके आज? कौन कौन लिखेगा सर? और जिनको ज्यादा है उनमें से भी कोई है जो लिखेगा? यस, आई वॉन्ट टू सी दिस फेसेस। एहसान कहाँ कर दिए तुम? बोले अच्छा सब हाथ उठा रहे, ले। गाइस प्लीज, जो आपको पता है अपने किसी भी सीनियर से पूछना, लॉ के सेक्शन नंबर्स याद नहीं होते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं फ्लो के साथ साथ क्लास में रिवीजन हो रहे हैं। क्लास में वो जो गेम्स होते हैं, सेक्शन 7 क्या है, सेक्शन 9 क्या है, उसमें तुमको नहीं समझ आ रहा है, आगे चल के तुम समझोगे जब हम, अभी तो हम 20 सेक्शन तक पहुंचे, कहां तक जाना है? 148 तक, मतलब बहुत लंबी जर्नी है। इसके आज के जर्नी को साथ में लेके नहीं चलोगे, बाद में तुम यही बोलोगे सर ने याद नहीं करवाया। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है उससे, मेरे को एक ही चीज से फर्क पड़ता है, मैं कितना करवा रहा हूं, उससे मेरे को फर्क पड़ता है, पर तुम लोगों का भला उसमें नहीं होएगा, ठीक है। तो प्लीज आज जाकर के कैचअप कर लो, सेक्शन 20 तक जितना भी पढ़ा है पढ़ लो। और अब एमसीक्यू लाइक तो तुमने मन छोड़ा नहीं, तो अपन एमसीक्यू कल खेल लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, एक बार जोर से बोलोगे क्या? गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। जाओ दर्शन वर्शन करो, पुणे में आसपास घूमो, मजे हैं, बहुत अच्छे पंडाल बैठे हुए हैं। मेरे को भी ले चलना, ठीक है? तो मेरे को ले चलोगे तो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। चलो गाइस, बाय। गुड अश्वानी, गुड नौशीन, गुड श्रेय। आंचल आज जाके पढ़ोगे, शिवम आप भी जाके पढ़ोगे आज। रुक जा एक सेकेंड। भक्ति गुड। तुम लोग मेरे से कब मिल रहे हो वर्चुअल वालों? तुम लोग कब फ्री हो? कब फ्री हो तुम लोग?
आज शाम को, एक सेकेंड, आज शाम को चलो आज शाम को मिलते हैं अपन, आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीबन मिलते हैं. चलो बाय बाय गाइस बाय.